नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। अध्याय 151 एक अचानक ज्ञानोदय। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, येनान को दो शिष्यों द्वारा लिंगशियाओ आंगन में ले जाया गया। येनान ने रास्ते में जो कुछ देखा और सुना, उससे उसे किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई और वह हर जगह किंगशियाओ संप्रदाय की समृद्धि और शक्ति को देख सकता था। वह असमंजस में पड़ गया। अगर उसका गुरु सचमुच किंगशियाओ संप्रदाय से बदला लेना चाहता था, तो किंगशियाओ संप्रदाय इतना सतर्क क्यों दिख रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हो और उसका गुरु बदला लेने के लिए किंगशियाओ संप्रदाय में नहीं आया हो? वास्तव में, यदि गुरुजी सचमुच किंगशियाओ संप्रदाय के शत्रु हैं, तो किंगशियाओ संप्रदाय के ये दोनों शिष्य निश्चित रूप से उन्हें दंडित करेंगे। किंगशियाओ पर्वत की ओर जाते समय रास्ते में दिखने वाले दृश्यों, परियों जैसी सुंदर महिला शिष्यों और जोश से भरे पुरुष शिष्यों को याद करते हुए येनान को उनके व्यवहार की लालसा हुई। अगर उन्हें भी ऐसे किसी संप्रदाय में मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिल जाए तो ये कितना अद्भुत होगा। लिंगशियाओ आंगन में प्रवेश करते ही येनान ने देखा कि लोगों का एक समूह एक लंबी मेज के चारों ओर बैठा है और खाने की तैयारी कर रहा है। उनकी निगाहें बिल्कुल बीच में बैठी लिकिन की ऊपर टिक गईं, जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी किसी को इतने असाधारण और परिष्कृत अंदाज में नहीं देखा था। लेकिन कियू का चेहरा भी बेहद खूबसूरत था, जिससे उन्हें ऐसा लगा मानो वह किसी चित्रकारी से निकली हो। अगर सचमुच इस दुनिया में अमर प्राणी हैं, तो वे ऐसे ही दिखते होंगे, येनान ने मन ही मन सोचा। लेकिन कियू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, तुम येनान हो, मोली के शिष्य, है ना? येनान अपनी तंद्रा से बाहर आया और सावधानी से पूछा, मोली कौन है? ये तुम्हारा अंधा गुरु है, झांग यूचुन ने येनान को पैनी नजरों से देखते हुए कहा। उसका इरादा समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का था, या ऐसा दिखावा करने का था कि यह कभी हुई ही नहीं। लेकिन उसके बड़े भाई ने किसी को लड़के को वापस लाने के लिए कहा, जिससे वह उसके इरादों को लेकर असमंजस में पड़ गया। मेरे गुरु कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ? येनान ने हड़बड़ी में पूछा। उसे अब किंगशियाओ संप्रदाय के दमनकारी माहौल की कोई परवाह नहीं थी, वह सिर्फ अपने गुरु को ढूंढना चाहता था। वह मर चुका है। लेकिन कियू ने सीधे सीधे बात कही, जो येनान पर बिजली की तरह गिरी, जिससे वह पूरी तरह कांप उठा और इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हो गया। ली डोंग यू, वुमन 8, ली सिजिन, यांग ज्यूडिंग, युआन क्यूई, युआन ली और 3 जियो भाई येनान को घूर रहे थे। उनकी नजरें अलग अलग थीं। फिर ली किंग ने आगे कहा, तुम्हारे गुरु को कांगझोउ के ची परिवार ने मेरे किंगशियाओ संप्रदाय में किलिन की खोज के लिए भेजा था। उन्हें मेरे शिष्यों ने पकड़ लिया। ची परिवार के भेद खुलने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में कोई तुम्हें तुम्हारे गुरु का शव दिखाने ले जाएगा और तुम उन्हें आखिरी बार देख पाओगे। गुरु शिष्य के रूप में तुम्हारा ये रिश्ता व्यर्थ नहीं जाएगा। येनान को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए पूछा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्या सच में मेरे गुरु को तुमने मारा था? लेकिन कियू की आंखों में उदासीनता थी और उन्होंने कहा, अगर उनकी मृत्यु के लिए हम जिम्मेदार होते तो तुम अब तक मर चुके होते, या शायद हम तुम्हें पहाड़ पर बुलाते ही नहीं। तुम उनके शिष्य बने हुए केवल 1 साल हुआ है और तुम्हारी मार्शल आर्ट की कला औसत दर्जे की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किंगशियाओ संप्रदाय के लिए क्या खतरा हो? तुम्हें धोखा देने से मुझे क्या लाभ होगा? येनान ने अपना मुंह खोला, लेकिन खंडन करने में असमर्थ रहा। यांग ज्यूडिंग ने उसकी ओर मुड़कर कहा, लड़के, यह मार्शल आर्ट की दुनिया है। यहाँ लोग मरते ही हैं। तुम्हारे गुरु ने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे संप्रदाय के नेता ने तुम्हें आखिरी बार उनसे मिलने देकर दया दिखाए। अगर तुम होते और कोई तुम्हारी चीजें चुराना चाहता, तो तुम क्या करते? उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या तुम उसके परिवार को सूचित करने की हिम्मत करते? इन पूछताछ भरे सवालों ने येनान को और भी बुरा महसूस कराया, क्योंकि उसके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं था। उसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन कियू के बोलते ही दोनों शिष्यों ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और फिर येनान को अपने साथ ले गए। आंगन से निकलने के बाद झांग यूचुन ने कहा, बड़े भाई, आपने उसे यहाँ क्यों रखा और पहाड़ पर क्यों ले आए? यह आपके स्वभाव के विपरीत है। लेकिन कियू ने झांग यूचुन की ओर देखा और पूछा, मेरा काम करने का तरीका क्या है? झांग यूचुन ने पलकें झपकाईं, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ली सिजिन हंसते हुए बोला, बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालना, जड़ों को उखाड़े बिना खरपतवार काटना। लेकिन कियू ने अपना सिर घुमाया और उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई इतना क्रूर कैसे हो सकता हूँ? झांग यूचुन ने होंठ सिकोड़ लिए। ऐसी बात कहने की हिम्मत तो सिर्फ उसकी छोटी बहन ही कर सकती थी। अगर उसने ऐसा कहा तो उसका बड़ा भाई उसकी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना उसे जरूर सजा देगा। दरअसल बड़े भाई का दिल इतना नर्म है क्योंकि येनान का अनुभव हमारे जैसा ही है, ली डोंगयुए ने अचानक कहा। ये शब्द सुनकर झांग यूचुन और ली सिजिन स्तब्ध रह गए और फिर उन्हें अपराध बोध हुआ। लेकिन कियू ने कहा, ठीक है, चलो खाने की तैयारी करते हैं। उसने येनान को गंभीरता से नहीं लिया। अगर येनान किंगशियाओ संप्रदाय का विरोध करने पर अड़ा भी रहता तो वह सीधे मौत को दावत दे रहा होता। किंगशियाओ संप्रदाय को अहंकारी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अत्यधिक सतर्क भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन कियू ने मोली की यादें पढ़कर यह पुष्टि की थी कि येनान बिल्कुल अकेली और असहाय थी। वह येनान की बजाय क्यूई द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर अधिक चिंतित था। मोली ने क्यूई परिवार में वह चीज़ कभी नहीं देखी थी। उसे केवल किलिन को पकड़ने के लिए किंगशियाओ संप्रदाय जाने का आदेश दिया गया था, इसलिए वह आया था। ची परिवार बेहद सतर्क है।
हालांकि मोली ने ची परिवार की दशकों तक सेवा की है, लेकिन वह कभी भी ची परिवार के प्रमुख सदस्यों के संपर्क में नहीं आया है। नहीं उसे पता है कि ची परिवार का वंश कहाँ है या ची परिवार की क्या योजनाएं हैं। अल्पविराम। चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। अगली सुबह युआन क्यूई जू जिन को लिंगशियाओ प्रांगण में ले गया। उसके बाद युआन क्यूई मुड़कर चला गया और जू जिन को संप्रदाय के नेता का इंतजार करने के लिए वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद लेकिन क्यू पहाड़ के पीछे जंगल से बाहर आया। उसे देखते ही जू जिन ने अभिवादन में अपना हाथ उठाया। लेकिन क्यू ने जू जिन को क्यूई परिवार के बारे में बताते हुए कहा, तुम्हें कांगजोउ जाकर क्यूई परिवार की जांच पड़ताल करनी है और देखना है कि वे क्या कर रहे हैं। याद रखना, अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करना और अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर तुम्हारी पहचान उजागर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा। जू जिन ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और तुरंत सहमति दे दी। लेकिन क्यू ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे पीछे हटने को कहा। जू जिन को जाते हुए देखकर लेकिन क्यू को काफी राहत महसूस हुई। काश संप्रदाय में जू जिन जैसे और भी प्रतिभाशाली लोग होते। बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग कम ही हैं। वह आंगन से बाहर नहीं निकला, बल्कि इसके बजाय नए लगाए गए आड़ू के पेड़ की प्रशंसा करने लगा। एक अगरबत्ती की खुशबू के बाद युआनची अस्पताल लौट आया और बताया कि ये नान उससे मिलना चाहता था और लेकिन क्यू मान गई थी। लिंगशियाओ आंगन में दोबारा प्रवेश करते ही ये नान कल की तरह चिंतित नहीं था। उसका चेहरा शांत था, मानो वह कोई और ही इंसान बन गया हो। ये नान चलकर लेकिन क्यू के पास गई और सीधे घुटने टेक दिए, जिससे युआन क्यूई आश्चर्यचकित हो गई। कृपया मुझे अपने साथ ले लीजिए संप्रदाय के नेता, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। ये नान ने दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से लेकिन क्यू की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो तो पहले शिष्य मूल्यांकन के लिए यूलिंग हॉल जा सकते हो। ये सुनकर ये नान ने पूछे बिना नहीं रह सकी, पंथ के प्रमुख, क्या आपको डर नहीं है कि कहीं मेरे मन में मेरे प्रति द्वेष न पनप जाए? अगर आपके मन में बदले की भावना थी तो आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? लेकिन क्यू के प्रश्न ने ये नान को चुप करा दिया। उसने तुरंत लेकिन क्यू के सामने 3 बार प्रणाम किया और फिर युआन क्यूई के साथ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद लेकिन क्यू भी मुड़कर अपनी गुफा में साधना जारी रखने के लिए चला गया। हालांकि कई चीजें उनका ध्यान भटकाती थी, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी स्वयं की साधना थी। अपनी गुफा में वापस आकर लेकिन क्यू पत्थर के पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने लगा और आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित होने लगी। 1 घंटे बाद लेकिन क्यू ने अपनी आंखें खोली, दाववादी चार्ट पैनल को ऊपर उठाया और ये नान का चित्र पाया। ये नान को शरण देने का यही लाभ है। यदि ये नान के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है तो वह ली किंग क्यू और किंगशियाओ संप्रदाय के प्रति वफादार नहीं रहेगा और ली किंग क्यू यथाशीघ्र इस खतरे को जड़ से खत्म कर सकता है। नाम ये नान। लिंग पुरुष। आयु 16। निष्ठा नेता पंथ नेता 72/84 अधिकतम 100। खेती की योग्यता अच्छी। समझ असंतोषजनक। नियति जन्म से ही नायक, अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। जन्मजात नायक, स्वभाव से दयालु और मददगार। वह मार्शल आर्ट की दुनिया के नायकों के प्रति बहुत सम्मान रखता है और दुनिया द्वारा सम्मानित नायक बनने की आकांक्षा रखता है। अचानक ज्ञानोदय। जिन लोगों की समझ मंद होती है उन्हें अचानक ज्ञानोदय प्राप्त करने और अपने लिए उपयुक्त अमर तकनीकों को समझने के लिए जीवन मरण की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अल्पविराम। इतनी उच्च निष्ठा। लेकिन क्यू हैरान तो हुआ, लेकिन जब उसने बॉर्न हीरो का परिचय देखा तो वह तुरंत समझ गया। मुझे इस बच्चे से इतनी प्रतिभा की उम्मीद कभी नहीं थी। लेकिन क्यू ने ये नान को इसलिए शरण दी क्योंकि वह बहुत दयालु था। इसके अलावा मोली की याद में ये नान हमेशा दूसरों की मदद करता था, जिससे उसे बहुत परेशानी होती थी। सौभाग्य से मोली मार्शल आर्ट में बहुत कुशल था। शायद इसी वीर भावना के कारण मोली उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया था। शुरू में तो मोली ने उसकी जिद को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने कई ग्रामीणों और शरणार्थियों की मदद की तो मोली ने पहल करके उसे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। अब जब लेकिन क्यू को यकीन हो गया था कि ये नान से कोई खतरा नहीं है तो उसे पूरी तरह से राहत मिली। अपने प्रशिक्षण को जारी रखते हुए वह इस बात पर विचार कर रहा था कि ये नान को अपने साथ किस रूप में रखा जाए। हालांकि आज किंगशियाओ संप्रदाय में ये नान की योग्यता और समझ असाधारण नहीं है, लेकिन उनके अचानक ज्ञानोदय के भाग्य ने उनकी क्षमता को अज्ञात बना दिया है। क्या होगा अगर वह भविष्य में कुछ असाधारण अमर तकनीकों को समझ सकें? लेकिन क्यू की पहली प्राथमिकता अपने छोटे भाई बहनों के प्रति थी और वह उन्हें अपनी शक्तियों को परिपूर्ण करने में मदद करना चाहता था। बहुत विचार विमर्श के बाद लिक्विन क्यू ने ये नान को ली डोंग्यू को सौंपने का फैसला किया। ली डोंग्यू सौम्य और दयालु हैं और वह निश्चित रूप से ये नान को भटकने नहीं देंगी। इसके अलावा मानव जगत में उनका एक पूर्वज है जो उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। अल्पविराम। जैसे जैसे शरद ऋतु गहरी होती गई किंगशियाओ संप्रदाय में एक खबर फैल गई। जियांगजो गोल्डन स्नैक संप्रदाय, जिसके लिए संप्रदाय ने पहले इनाम की घोषणा की थी, सच्चे शिष्यों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। कई शिष्य संप्रदाय की शक्ति और कार्य निष्पादन पर गर्व करते थे, जबकि अन्य संप्रदाय को अत्यधिक क्रूर मानते थे। बाद में यूलिंग हॉल ने नोटिस जारी कर संप्रदाय के भीतर ही गोल्डन स्नैक संप्रदाय के जासूसों का पर्दाफाश किया और मार्शल आर्ट की दुनिया में यह अफवाह फैलाई कि किंगशियाओ संप्रदाय एक राक्षसी संप्रदाय है। सच्चाई सामने आने के बाद हालांकि कुछ शिष्यों को अभी भी संदेह था, लेकिन अधिकांश शिष्यों ने राहत महसूस की। जासूसी का खुलासा पहली बार पूरे संप्रदाय के सामने हुआ, जिससे पता चला कि शिष्यों के बीच अन्य संप्रदायों के जासूस भी मौजूद थे। इससे शिष्य अपने साथी शिष्यों के प्रति और भी सतर्क हो गए। ये घटना उस दिन दोपहर के बाद घटी। लेकिन क्यू जंगल में तीनों शाओ भाइयों को तलवारबाजी सिखा रहे थे, तभी झांग यूचुन उनके पास आकर बोले, बड़े भाई, क्या ये नान को लिंकई हॉल में रखना थोड़ा अनुचित नहीं है? आखिरकार उनके गुरु की मृत्यु हमारे सामने हुई थी। आगे देखते हुए लेकिन क्यू ने जवाब दिया, चिंता मत करो, ये बच्चा दयालु है और सही गलत में फर्क कर सकता है। अगर बाकी सारे उपाय विफल हो जाएं तो आप उसके लिए इंपीरियल स्पिरिट हॉल में आने की व्यवस्था कर सकते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उस पर नजर रखूंगा। भूल जाओ, तुमने उसके बारे में पहले से ही एक धारणा बना ली है।
अगर तुम उसे सिखाओगे तो वह संप्रदाय से और भी दूर हो जाएगा। ठीक है, झांग यूचुन ने बेबसी से कहा कि वह जानता है कि एक बार ली किंगक्यू ने कोई फैसला कर लिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता और वह भविष्य में केवल ये नान पर अधिक ध्यान दे सकता है। उन्होंने आगे कहा, छठे छोटे भाई ने पेई परिवार को डोंगलिंग प्रांत को एकजुट करने में मदद की, जबकि गु प्रांत पर किन परिवार का नियंत्रण होने वाला है। बड़े भाई, अगर ये दोनों पक्ष आपस में लड़ते हैं तो हमें किसकी मदद करनी चाहिए? अध्याय 152 अलौकिक शक्तियों की विरासत। मदद, हमें मदद क्यों करनी चाहिए? ली किंगक्यू ने एक प्रश्न के साथ जवाब दिया। उसकी निगाहें बड़े संतोष के साथ शियाओ वुडी पर टिकी हुई थीं। तीनों भाइयों में लियांग और जिया की तरह ही जियाओ वुकिंग सबसे प्रतिभाशाली और दूरदर्शी है। हालांकि जियाओ वुडी जनजात देह साधक होने के कारण झाओ जेन द्वारा निर्मित देह साधना पद्धति में कहीं अधिक निपुण है, जिससे वह जियाओ वुकिंग और जियाओ वुमिंग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। झांग यूचुन ने आश्चर्य से पूछा, वरिष्ठ भाई, चूंकि आप मदद नहीं करने वाले हैं तो आपने मुझे पहले जिस शाही सत्ता के दैवीय वरदान के बारे में बताया था उसका क्या मतलब था? क्या उसे गलतफहमी हो सकती है? लेकिन कियू ने उत्तर दिया, जैसा कि आप सोचते हैं, सम्राट की शक्ति हमारे द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन हम इसे कैसे निर्धारित करते हैं? स्वाभाविक रूप से यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन दुनिया में शांति ला सकता है और किसका दिल किंग शियाओ संप्रदाय के साथ है। झांग यूचुन ने सोचते हुए कहा, क्या बड़े भाई का मतलब यह है कि पहले उन्हें आपस में लड़ने दिया जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि बुद्धिमान शासक कौन है? हालांकि अराजकता के समय में बहुत से लोग मरते हैं, लेकिन अगर कोई अत्याचारी या अयोग्य शासक चुना जाता है तो और भी अधिक लोग मरेंगे और जीवित बचे लोगों को मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कियू ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसका लहजा बिल्कुल शांत था, यहाँ तक कि कुछ हद तक ठंडा भी था। झांग यूचुन को यह बात तर्कसंगत लगी। जब झाओ जी सत्ता में थे तब लोग भय और चिंता से भरे हुए थे। कई लोगों के लिए वे दिन वाकई मृत्यु से भी बदतर थे। दुनिया के संघर्षों से संबंधित किसी भी मामले में चाहे कोई भी किंग शियाओ संप्रदाय से संपर्क करे, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण हॉल को युद्ध क्षेत्र से संबंधित कोई भी मिशन नहीं दिया जाना चाहिए, ली किंगक्यू ने निर्देश दिया। हालांकि ली सिफेंग के मन में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन ली किंगक्यू जबरदस्ती उसकी मदद नहीं करेगा। यदि उसके पास वह क्षमता नहीं है तो उसे जल्द से जल्द त्याग कर किंग शियाओ संप्रदाय में वापस जाकर अमरत्व की साधना करनी चाहिए, जो एक अच्छी बात होगी। लेकिन किंगक्यू तो इस विकल्प को ही प्राथमिकता देता है। पेई मियाओ के जुड़वां ड्रैगन महारानी बनने के भाग्य की बात करें तो ली किंगक्यू के लिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसे पेई मियाओ के भाग्य के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं था। ली किंगक्यू को दूसरों के भाग्य के भरोसे चलना पसंद नहीं था। अगर इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो प्रकृति को अपना काम करने दो, अगर इससे उस पर असर पड़ता है तो उसे दूसरों की किस्मत बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। झांग यूचुन ने ली किंगक्यू के शब्दों पर विचार किया और साथ ही अपनी योजनाओं पर भी गौर किया। दोनों ने थोड़ी देर और बातचीत की, फिर झांग यूचुन वहां से चले गए। तीनों शियाओ भाइयों की ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद ली किंगक्यू ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। ली किंगक्यू ने उनकी कमियों को बताना शुरू किया और उनके भविष्य के साधना पथ की योजना बनाई। ये कहने के बाद उन्होंने शियाओ वुकिंग को पहाड़ पर अधिक घूमने और शिष्यों के साथ अधिक बातचीत करने के लिए कहा। आप तीनों भाइयों में से वुडी हटी और अडिग है, जबकि वुमिंग अपने विचार अपने तक ही सीमित रखता है। इसलिए मुझे आशा है कि वुकिंग अधिक जिम्मेदारी संभालेगा, न केवल आप तीनों का नेता बनकर, बल्कि आप तीनों और संप्रदाय के शिष्यों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखकर भी। याद रखना, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, तुम हमेशा किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य रहोगे। दूसरे शिष्यों के प्रति घमंडी मत होना और जब भी तुम्हें छोटों से मिलने का मौका मिले तो उनकी मदद करना, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी की है। क्या तुम समझ गए? ली किंगक्यू ने गंभीरता से बात की और तीनों भाइयों ने जवाब में गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें खेती सिखाने के अलावा ली किंगक्यू ने उनमें सही और गलत की समझ पैदा करने का भी पूरा ध्यान रखा ताकि वे भटक न जाएं। बेशक उनकी इस व्यवस्था का एक और कारण था, जो कि जियाओ वुकिंग को अंतर्दृष्टिपूर्ण आंखें भाग्य का उपयोग करने की अनुमति देना था, ताकि उन्हें संप्रदाय के भीतर और अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खोजने में मदद मिल सके। अल्पविराम। विभिन्न राज्यों में लगातार चल रहे युद्धों के बीच किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा गोल्डन स्नैक संप्रदाय का सफाया करने से मार्शल आर्ट की दुनिया स्तब्ध रह गई, जिसके कारण कई लोगों ने किंग शियाओ संप्रदाय की अत्यधिक अत्याचारी कार्रवाई के लिए आलोचना की। हालांकि किंग शियाओ संप्रदाय पीछे नहीं हटा और उसने मार्शल आर्ट संप्रदायों को नष्ट करने के मिशन जारी करना जारी रखा। शरद ऋतु के अंत में एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस बार न केवल मार्शल आर्ट की दुनिया भयभीत हुई, बल्कि सभी सामंत भी भयभीत हो गए। युजोऊ के नए शासक जियांग यू की हत्या किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने प्रांतीय निवास के अंदर कर दी। इतना ही नहीं, यह कोई चुपकर किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट जबरन घुसपैठ थी। जियांग यू की हत्या करने वाला गु चानपिंग था, जो किंग शियाओ संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक था और एक ही लड़ाई में प्रसिद्ध हो गया था। वह जियांग यू का सिर लेकर प्रांत से बाहर निकल गया, अजय रूप से, बिल्कुल किंग शियाओ संप्रदाय के पूर्व नेता ली किंगक्यू की तरह। यात्रा से थके हारे गु चानपिंग जियांग यू का कटा हुआ सिर लेकर किंग शियाओ पर्वत पर लौट आए। उनके वस्त्र खून से सने हुए थे और वे खून से सना हुआ एक गट्ठा लिए हुए थे, जिससे रास्ते में मौजूद शिष्यों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। जब उनके एक शिष्य ने, जिनके उनसे अच्छे संबंध थे, उनसे पूछा कि वे क्या ले जा रहे हैं, तो उन्होंने धीरे से हंसते हुए कहा, युजोऊ के राज्यपाल जियांग यू का सिर। इन शब्दों से पास खड़े शिष्य स्तब्ध रह गए। गु चानपिंग अकड़ते हुए पहाड़ पर चढ़ा, प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश किया और जियांग यू का सिर काउंटर पर रख दिया, जिससे ड्यूटी पर मौजूद शिष्य अचंभित रह गए। इस घटना ने किंग शियाओ संप्रदाय के भीतर व्यापक चर्चा को जन्म दिया और पूरे देश में अफवाहें फैल गईं कि गु चानपिंग संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले ही पूरे संप्रदाय में प्रसिद्ध हो चुका था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान गु चानपिंग की युद्ध शैली विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। वह सभी पहलुओं में निपुण थे, लेकिन उनके पास झाओ जेन जितनी अनूठी कलाएं नहीं थीं और न ही जू जिन की तरह घातक तलवारबाजी के दांव-पेच थे। इसी कारण शीर्ष 10 शिष्यों में उनकी उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती थी। इस उपलब्धि के साथ गु चानपिंग की प्रतिष्ठा शिवजिन के बराबर हो गई। उस दोपहर ली किंगक्यू ने चाई युनशांग और गु चानपिंग को लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में बुलाया।
गु चांगपिंग, जो आमतौर पर दूसरों के सामने बहुत शांत रहता था, अचानक असामान्य रूप से घबरा गया। जब उसने संप्रदाय के नेता को अपनी प्रशंसा करते सुना तो उसके कान लाल हो गए और उसने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। गु चांगपिंग दिखने में बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी कदकाठी लंबी और सीधी थी और उसका स्वभाव अच्छा था, जो ली किंगक्यू को बहुत पसंद आया। कुछ देर तक उसकी प्रशंसा करने के बाद ली किंगक्यू ने आखिरकार उसे जाने के लिए कहा। गु चांगपिंग के जाने के बाद ली किंगक्यू ने चाय युनशान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा? इस शिष्य ने आपको निराश तो नहीं किया, है ना? गु चांगपिंग की साधना क्षमता उत्कृष्ट है, लेकिन उसकी समझ औसत दर्जे की है। ली किंगक्यू ने सभी 7 हॉलों में प्रतिभाशाली लोगों को नियुक्त किया है ताकि उनमें संतुलन बना रहे। चाय युनशान, जो अब प्रवर्तन हॉल की प्रमुख बन चुकी हैं, पहाड़ पर आने के समय से भी अधिक गंभीर स्वभाव की हैं और उनकी निगाहें पैनी हैं। ली किंगक्यू का प्रश्न सुनकर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वह वाकई बहुत अच्छा है, मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर। संघ प्रमुख, प्रवर्तन हॉल के लिए उसे चुनने के लिए धन्यवाद। अब से प्रवर्तन हॉल में शिष्यों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। गु चांगपिंग 2 स्थान भर सकता है और बाकी का फैसला आप कर सकते हैं, ली किंगक्यू ने चाय युनशान से मुस्कुराते हुए कहा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए चाय युनशान ने भौहें चढ़ाकर कहा, पंत प्रमुख, आप उसे इस तरह पुरस्कृत नहीं कर सकते। इससे परेशानी होगी। शिष्यों का चयन निष्पक्ष प्रतियोगिता के आधार पर होना चाहिए। मैं अन्य विभागों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन प्रवर्तन हॉल में ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उसका लहजा कुछ हद तक कठोर था, लेकिन ली किंगक्यू क्रोधित नहीं थी, बल्कि उसे कुछ हद तक संतुष्टि महसूस हुई। ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान देखकर चाय युनशान को अचानक थोड़ा अफसोस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने संप्रदाय के नेता को नाराज कर दिया है। हालांकि अब वह माफी नहीं मांग सकी, क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, बस उसका रवैया ही समस्याजनक था। लेकिन क्यू उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा, उसे भी लगता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। फिर ली किंगक्यू ने उसे जाने का इशारा किया और उसने तुरंत झुककर अभिवादन किया और विदा ली। मुड़कर देखने पर वह झिझकी। जब वह आंगन के द्वार पर पहुंची तो वह ली किंगक्यू से माफी मांगने के लिए वापस मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन ली किंगक्यू कहीं नजर नहीं आई। अल्पविराम। सर्दियों में बर्फ गिरती है, जो धीरे धीरे आकाश, धरती, पहाड़ों और नदियों को ढक लेती है। उस सुबह तड़के ली किंगक्यू ने युवानली और जिया को पढ़ाने के लिए समय निकाला। झाओ जेन को अब उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी और वह पास ही एक पेड़ के नीचे अकेले बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। पंत प्रमुख। उत्साह भरी हंसी की एक गूंज उठी और चांदी के भले पर खड़े लियान चट्टान के नीचे फैली विशाल बर्फ और धुंध से उड़ते हुए निकले और ली किंगक्यू के बगल में उतरे। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और चांदी के भले को मजबूती से पकड़ लिया। संप्रदाय के गुरु, मैं पोषण सार क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच गया हूँ, लियांग ने उत्साहपूर्वक कहा। ये सुनकर युआनली और जिया उसकी ओर मुड़े। उनकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी, विशेष रूप से युआनली की, जिसके हाथ अनजाने में उसकी आस्तीनों में मुट्ठी बन गए थे। लेकिन किंगक्यू ने लियांग की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने लियांग को एक शिष्य की तरह माना, व्यक्तिगत रूप से उन्हें शिक्षा दी और साधना के लिए कई संसाधन उपलब्ध कराए। लियांग ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपना सारा समय साधना में लगाया और संप्रदाय में शिष्यों के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए। ये सब संप्रदाय के नेता की सराहना और साधना का ही परिणाम है, लियांग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हालांकि वह ली किंगक्यू से 1 साल बड़ा था, यहाँ तक कि उसका उपनाम भी एक ही था और वह ली किंगक्यू के जैविक पिता को जानता था, फिर भी वह ली किंगक्यू का दिल से सम्मान करता था और उसे अपना गुरु मानता था। अब जब तुमने साधना की अवस्था प्राप्त कर ली है तो ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें कुछ काम पर भेजूंगा, ली किंगक्यू ने गंभीरता से कहा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। कृपया मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लियांग का चेहरा गंभीर था, उसकी निगाहें ली किंगक्यू पर टिकी हुई थीं। मेरे एक शिष्य ने नानचू प्रांत में एक ऐसे पहाड़ी जंगल की खोज की है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसकी साधना का स्तर इतना ऊंचा नहीं था, इसलिए उसने गहराई से छानबीन करने का साहस नहीं किया। तुम वहां जाओ, विशिष्ट जानकारी के लिए प्रशिक्षण हॉल में जाकर जेंग युनक्याओ से पूछो। बस उन्हें बता देना कि मैंने तुम्हें अमरवन भेजा है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। लियांग ने अभिवादन में अपना हाथ उठाया, फिर चट्टान से कूद गया और बर्फ की धुंध में गायब हो गया। लेकिन किंगक्यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उन्हें नियंत्रण में रहने और अपने शिष्यों को कार्य सौंपने का एहसास अच्छा लगता था, बजाय इसके कि वे स्वयं उन्हें करें। बाहर प्रशिक्षण ले रहे शिष्यों ने पहले ही दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्री की खोज कर उन्हें किंगशियाओ संप्रदाय में वापस ला दिया है। ये दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियां जन्मजात आध्यात्मिक पौधे हैं। इनके प्रकट होने से ली सिजिन को और भी विचार आए और इस प्रकार आध्यात्मिक पौधों की खेती की योजना को बढ़ावा मिला। इसके अलावा शिष्य गुप्त नियमावली, दुर्लभ सामग्रियां और अयस जैसी अन्य वस्तुएं भी वापस लाते थे। संप्रदाय इन वस्तुओं का मूल्यांकन करता था और शिष्यों की इच्छा के अनुसार उन्हें धन और दाव संबंध प्रदान करके उन्हें पुरस्कृत करता था। किंगशियाओ संप्रदाय अंततः उस सही रास्ते पर चल पड़ा है जिसकी कल्पना ली किंगक्यू ने की थी। अब भले ही ली किंगक्यू कई महीनों के लिए एकांतवास में चले जाएं, किंगशियाओ संप्रदाय कोई परेशानी नहीं पैदा करेगा, बल्कि लगातार स्थिर रूप से विकास करता रहेगा। एक सच्चे संप्रदाय को ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति उसे छोड़ भी दे तो भी उसका संचालन जारी रहना चाहिए। ली किंगक्यू ने युआनली और जिया की ओर देखते हुए कहा, अपने कौशल का अभ्यास जारी रखो, मेरी ओर देखना बंद करो। भविष्य में मैं तुम्हें भी कार्य सौंपूंगा ताकि तुम अपनी प्रतिभा साबित कर सको। जिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। हालांकि युआनली की आंखें कुछ धुंधली थीं। युआनली को इस हालत में देखकर ली किंगक्यू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे, क्योंकि वह पहले ही बहुत सारे दिलासा भरे शब्द कह चुकी थी और उसे खुद लग रहा था कि यह सब व्यर्थ है। ली किंगक्यू यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि युआनली का अमर शरीर कब जागृत होगा, क्योंकि वह अभी भी युवा था और ली किंगक्यू उसे उत्तेजित करने के लिए आत्मा प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकता था। तभी अचानक ली किंगक्यू की आंखों के सामने कई सारे संकेत दिखाई दिए। आप 10 वर्षों से दाओ वंश के स्वामी रहे हैं, अब किंगशियाओ संप्रदाय का मूल्यांकन करने का समय आ गया है।
मूल्यांकन सफल रहा। अब रैंक को प्रथम श्रेणी धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहले दशक के दौरान आपके वंश में हुए महत्वपूर्ण सुधार को देखते हुए आपको अपना भाग्य चुनने और साथ ही अलौकिक शक्तियों की विरासत को अनलॉक करने का अवसर दिया जाता है। मार्शल आर्ट संप्रदायों से अमर साधना संप्रदायों तक अध्याय 153 असंख्य नियमों वाली आध्यात्मिक दृष्टि हजारों परीक्षाओं से निखरी 69 शुभा। अध्याय 153 असंख्य नियम आध्यात्मिक दृष्टि हजारों परीक्षाओं से निखरी। 10 दिसंबर 2025 लेखक रेन वोक्सियाओ। अध्याय 153 असंख्य नियम आध्यात्मिक दृष्टि हजारों परीक्षाओं से निखरी। विश्वस्तरीय प्रथम श्रेणी अलौकिक शक्तियों की विरासत। लेकिन कियू का ध्यान अचानक सामने आई नोटिफिकेशन पर गया। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार दाओवादी संप्रदाय पैनल खोला था तब उसने किंग शियाओ संप्रदाय का मूल्यांकन किया था। उस समय किंग शियाओ संप्रदाय को निम्न श्रेणी का संप्रदाय माना जाता था। अब जबकि वे धर्मनिरपेक्ष समाज के पहले स्तर तक पहुंच चुके हैं, ये दर्शाता है कि यद्यपि किंग शियाओ संप्रदाय मजबूत है फिर भी उसने अभी तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया को पार नहीं किया है। लेकिन कियू ने दाओवादी वंश पैनल को उठाया और पैनल के निचले भाग में दिव्य शक्ति विरासत प्राप्त करने की संख्या 0 शब्द पाए। इस तंत्र को सक्रिय करने मात्र से आपको स्वतः ही अलौकिक पुरस्कार प्राप्त नहीं हो जाते। लेकिन कियू को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह दाओवादी पैनल के नियमों से पहले ही परिचित हो चुका था, इसलिए एक और चीज का इंतजार करना बुरा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसके पास अपना भाग्य चुनने के 2 मौके हैं और अब समय आ गया है कि वह उनमें से एक का उपयोग करे। इसका जल्द से जल्द उपयोग करें और जल्द ही इसका आनंद लें। आपको इंतजार करने का केवल एक ही मौका चाहिए। ये देखकर कि युवानली और जिया ने अभ्यास शुरू कर दिया था, लेकिन कियू एक तरफ चले गए और अपने तीनों शिष्यों की ओर पीट करके चट्टान के किनारे पर पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने दाओवादी वंशानुक्रम पैनल को सामने लाया और उपयुक्त नियतियों की खोज में शिष्यों के व्यक्तिगत पैनलों की जांच शुरू की। अल्पविराम। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला है वैसे वैसे अधिक से अधिक शिष्य सांसारिक जीवन से लौट रहे हैं और सभी एक अच्छे नए साल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कियू अपनी गुफा में पालती मारकर बैठे थे और नए शिष्यों के प्रोफाइल की समीक्षा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उन्हें कभी ऐसा भाग्य नहीं मिला जिससे वे वास्तव में संतुष्ट हो सकें। मानव देवता और दानव और 100 परिष्कृत राक्षसी शरीर जैसी रचनाओं ने उनके मानकों को बहुत ऊंचा कर दिया था। लियांग की ड्रैगन आत्मा द्वारा उसकी रक्षा किए जाने और यांग जुवान के स्वर्ग और पृथ्वी के हृदय द्वारा उसे संरक्षित किए जाने के बावजूद वह उन्हें विशेष रूप से नहीं चाहता था। तभी गुफा के बाहर से युआन क्यूई की आवाज सुनाई दी। संप्रदाय के गुरुजी, पर्वत से लोगों का एक समूह नीचे आया है। वे कहते हैं कि आपने उन्हें भेजा है। वे पंचेंग से हैं और उनके नेता का नाम बोझाओ है। ये सुनकर ली किंग कियू ने तुरंत जवाब दिया, इन्हें लिंगशियाओ आंगन में ले आओ। हाँ, युआनची के कदमों की आहट दूर होते ही ली किंग कियू ने खेदपूर्वक दाओवादी संप्रदाय का पैनल बंद किया और खड़ी हो गई। आज के नए शिष्यों का अभी तक कोई विशेष भाग्य नहीं था। वह चिंतित था क्योंकि उसे अपना भाग्य चुनने के 2 मौके मिले थे, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं कर सका। गुफा से बाहर निकलते हुए उसने अपना सारा ध्यान बोझाओ पर केंद्रित कर लिया और अतीत की अपनी यादों को ताज़ा करने लगा। जब वह हुशेन दर्रे पर गया तो वह कुछ समय के लिए पेंचेंग में रुका और इस अवसर का लाभ उठाकर उस क्षेत्र के दुष्ट कुई परिवार का संहार कर दिया। जाने से पहले उसने एक युवा यामिन धावक से वादा किया कि यदि कोई परिवार द्वारा पकड़े गए बच्चों के पास कहीं और जाने की जगह न हो तो वह उन्हें किंगशियाओ संप्रदाय में भेज सकता है। उस युवा कांस्टेबल का नाम बोझाओ था। 2 साल बीत चुके थे और वह लगभग इसके बारे में भूल ही गया था, लेकिन अचानक बोझाओ आ गया। उन्हें जरूर कोई परेशानी हुई होगी, वरना वे आने में इतना समय नहीं लगाते। लेकिन क्यू लिंगशियाओ आंगन में पहुंचा और इंतजार करने लगा। आंगन में वह अकेला ही था। उसने झाड़ू उठाए और बर्फ साफ करने लगा। हालांकि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके बर्फ हटा सकता था, लेकिन उसने इस तरह धीरे धीरे झाड़ू लगाना बेहतर समझा क्योंकि इससे उसका मन शांत होता था। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद युआन क्यूई लोगों के एक समूह को लेकर अंदर आया। लेकिन क्यू ने अपना सिर घुमाया और बोझाओ को देखा। वह पहले से लंबा और अधिक हट्टा कट्टा हो गया था, लेकिन उसके होंठों पर हल्की दाढ़ी थी और वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। बोझाओ के बगल में किंगशियाओ संप्रदाय की एक महिला शिष्या थी। उसके पीछे पेंचेंग के 2 यामिन धावक थे जो फटे पुराने यामिन धावक की वर्दी पहने हुए थे, और उनके पीछे 8 युवतियां थीं जो गंदे और फटे हुए कपड़े पहने हुए थीं और सभी बहुत घबराई हुई लग रही थीं। बोझाओ ने ली किंग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों कांस्टेबलों को भी ली किंग की याद आ गई और वे भी उतने ही उत्साहित हो गए। पंथ के नेता ली, मैंने आपके यहाँ शरण लेने के लिए लाया हूँ। बोझाओ ली किंग के सामने घुटने टेक कर गहरी आवाज में बोला। तुम क्या कर रहे हो? ली किंग ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। बोझाओ ने दांत पीसते हुए कहा, मैं अपने कर्तव्य में विफल रहा। रास्ते में 4 युवतियों की मृत्यु हो गई। उनकी बातें सुनकर दोनों कांस्टेबल भी शर्मिंदा हो गए और 8 लड़कियों के चेहरे भी उतर गए। लेकिन क्यू ने उनके पीछे आई शिष्या की ओर देखा और कहा, तुम्हारा नाम दिंग जुबान है ना? तुम उनके साथ हो। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने क्या झेला है? दिंग जुबान नाम की महिला लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसका रंग गोरा था और उसके लंबे बाल एक हेयरपिन से बंधे हुए थे जिससे उसका कोमल चेहरा झलक रहा था। उसकी बाहें और आंखें भावहीन थीं और उसकी ठुड्डी नुकीली थी जिससे वह एकांतप्रिय प्रतीत होती थी। जब उसने संप्रदाय के नेता को अपना नाम लेते सुना तो वह स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गई और उसने तुरंत ली किंग को प्रणाम किया। मैं उनसे डोंगलिंग प्रांत में मिला था। डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया था। मैंने उनकी मदद की और बोझाओ ने मेरी असाधारण कुशलता देखकर मुझसे पूछा कि मैं किस संप्रदाय से हूँ। मैंने कुछ नहीं छिपाया। जब उन्हें पता चला कि मैं किंगशियाओ संप्रदाय से हूँ तो उन्होंने मुझे आपके साथ हुए अपने समझौते के बारे में बताया। इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। मुझसे मिलने से पहले उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अब पहाड़ के नीचे का इलाका अराजकता में है। उनके लिए जोंगटियन प्रांत की सीमा से इतनी दूर आना बहुत मुश्किल रहा होगा। दिंग जुबान ने जल्दी जल्दी बात की। उसकी आवाज़ शांत थी और उसमें ज्यादा भावनाएं नहीं थीं। ये सुनकर ली किंग ने बोझाओ की ओर देखकर पूछा, चूंकि तुम किंगशियाओ संप्रदाय में आ ही गए हो तो यहीं रहो। अब से तुम सब किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य रहोगे। क्या इस दौरान तुमने किसी को अपना दुश्मन या द्वेष बनाया है?
बोझाओ ने दांत पीसते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा कांस्टेबल आगे बढ़ा और बोला, हमें अपनी यात्रा में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सबसे घिनौना तो डोंगलिंग प्रांत के झूलू काउंटी का फॉन परिवार है। उन्होंने हम पर दया जताने का नाटक किया और हमें अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन उनके दूसरे मालिक ने नशे में धुत होकर हमारी एक लड़की का बलात्कार किया और उसे कुएं में कूदने के लिए मजबूर किया। जब हम फॉन परिवार से बात करने गए तो उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। बोझाओ को उन्होंने लगभग पीट पीट कर मार डाला था। हमें उनके सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने हमें जाने दिया। जब यह मामला सामने आया तो एक अन्य कांस्टेबल के चेहरे पर भी गुस्सा झलक रहा था और 8 लड़कियों की आंखों में नफरत भरी हुई थी। लेकिन क्यू ने कहा, मैं समझ गई, मैं फॉन परिवार से उनके खून का बदला जरूर लूंगी। क्या तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो कि मैं तुम्हें उस समय खुद यहाँ नहीं लाई? ये सुनकर दोनों कांस्टेबल और 8 लड़कियां तुरंत बोलने लगीं। हम तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं? अगर तुम न होते तो हम कोई परिवार के महल में ही मर गए होते। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख ली, हमने आपके कारनामों के बारे में सुना है। आपने सम्राट को अपने हाथों से मारा, जो दुनिया को बुराई से मुक्त करने का एक तरीका था। अगर हम आपका अनुसरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से आपके काम में बाधा डालेंगे। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हम इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हैं? पंचेंग से निकलने से पहले ही हमने मन ही मन तय कर लिया था कि शहर में रुकने के बजाय हम आपको ढूंढने आएंगे। हम तुमसे नफरत क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि हम तीनों मार्शल आर्ट में अच्छे नहीं हैं। उनकी बातें सुनकर ली किंग ने आह भरी। दरअसल वह इन लड़कियों को वापस ला सकता था, लेकिन वुमान एयर की चिंता के कारण उसने ऐसा नहीं किया। बेशक एक और कारण ये भी था कि उसे यह झंझट भरा लगता था और उसे लगता था कि इतना करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी आप बीती सुनकर ली किंग को कुछ हद तक अपराध बोध हुआ। अपनी क्षमताओं से वह बहुत से लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन ऐसा करने का मतलब था आध्यात्मिक साधना के लिए अपने समय का त्याग करना। उसने पहले ही अपनी सोच को बदल लिया है और वह अपने ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। कि इन्हें नीचे ले आओ और व्यवस्थित करो, हर कोई बाहरी शिष्य बनेगा, लेकिन क्यू ने निर्देश दिया। युआन क्यूई ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और फिर बोझाओ और अन्य लोगों को पहाड़ से नीचे ले गया। घुटने टेकने के बाद बोझाओ ने और कुछ नहीं कहा और वह स्पष्ट रूप से उदास थे। डिंग जुबान मुनी और उनके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन ली किंग ने उसे रोक लिया और अकेला छोड़ दिया। लेकिन क्यू डिंग जुबान के शिष्ट व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुई, उसकी प्रशंसा की और उसे सूत्र मंडप की चौथी मंजिल पर जाकर एक गुप्त ग्रंथ चुनने की अनुमति दी। युआन क्यूई स्वयं उसे वहां ले जाएगा। संप्रदाय के गुरुजी, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ पर आने से पहले मैं अपने माता पिता के साथ भटक रहा था। हमारा सामना एक स्थानीय गुंडे से हुआ जिसने मुझे अगवा करने की कोशिश की। एल्डरली सिफेंग ने लोगों के साथ मिलकर मुझे और मेरे परिवार को बचाया। मैं तो बस किंग शियाओ संप्रदाय की वीरता की भावना का पालन कर रहा था। यही मेरा कर्तव्य है। डिंग जुबान ने दृढ़ निश्चय के साथ बात की, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। स्त्री होने के बावजूद उसमें किसी भी पुरुष से कम नहीं थी। लेकिन क्यों हंसते हुए बोली, अगर मैं कहूं तो जाओ। जब तुम मजबूत हो जाओगे तभी ज्यादा लोगों को बचा पाओगे। इससे पहले कि डिंग जुबान कुछ और कह पाती, लेकिन क्यों मुड़ी और गुफा की ओर चल पड़ी। ये देखकर डिंग जुबान ने गहरी सांस ली, लेकिन क्यू को प्रणाम किया और फिर मुड़कर चली गई। अपनी गुफा में लौटने के बाद लेकिन क्यू ने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। कुछ देर बैठने के बाद वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या बोझाओ जैसे लोगों में से किसी का कोई विशेष भाग्य होता है। कहावत के अनुसार जो लोग किसी बड़ी आपदा से बच जाते हैं उनका भविष्य में सौभाग्य अवश्य होता है। पेंचेंग से किंगशियाओ पर्वत तक आना पश्चिम की यात्रा करने जैसा है। शायद आप में से कुछ लोग महानता के लिए ही पैदा हुए हैं। वह बोझाओ और अन्य लोगों के संप्रदाय में शामिल होने की प्रतीक्षा करने लगा। युआन क्यूई बहुत ही कुशल थे। आधे घंटे से भी कम समय में बोझाओ और अन्य लोगों के चित्र दाववादी पैनल में दिखाई दिए। बोझाओ की साधना क्षमता औसत दर्जे की है, उसकी समझ कमजोर है और उसके भाग्य में केवल साहस का गुण है जो उसकी साधना में सहायक नहीं होता है। लेकिन क्यू कुछ हद तक निराश थी, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। अन्य 2 कांस्टेबल कोई खास नहीं थे। अब बारी है 8 लड़कियों की। सभी के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष भाग्य होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनकी योग्यता और समझ भी औसत दर्जे की नहीं है। जब ली किंग ने 7वीं लड़की का व्यक्तिगत पैनल देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। नाम युगय, लिंग महिला, आयु 16, निष्ठा नेता पंथ नेता 92/65 अधिकतम 100, खेती की योग्यता उत्कृष्ट, समझने का स्तर औसत, नियति सर्वदृष्टि वाली आंखें हजारों परीक्षाओं से गढ़ी गई, विविध नियमों की आध्यात्मिक दृष्टि, एक प्राचीन असाधारण दृष्टि जो साधक की हड्डियों, नसों और आत्मा के पार देख सकती है और प्रतिद्वंद्वी के मंत्रों की खामियों को भी देख सकती है। साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर यह एक सहज दिव्य शक्ति को जन्म दे सकती है। अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से परिष्कृत किसी भी मंत्र, अलौकिक शक्ति या गुप्त तकनीक के अभ्यास में दृढ़ता से लगे रहने से अंततः व्यक्ति उसे समझ जाएगा और उसके अनुप्रयोग के उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। अल्पविराम 2 विशेष नियतियां। इसके अलावा ये सभी भाग्य के प्रकार हैं जो साधना और युद्ध से संबंधित हैं। कितनी होनहार प्रतिभा है। लेकिन क्यू को अचानक बादलों के प्रति एक उत्सुकता का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि इन दोनों विशेष नियतियों को दोहराया जा सकता है। विशाल नियम आत्मा नेत्र का उपयोग युद्ध में किया जा सकता है और 1000 परिष्करण उनके मंत्रों को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। अब तक लीकिन क्यू ने केवल ताइजुए तलवार नियंत्रण तकनीक में ही महारत हासिल की है, लेकिन केवल वही नहीं, जियांग झाओशिया भी इसे जानती है और उसका कौशल स्तर उससे कम नहीं है। यदि उसे हजारों हथौड़ों से परिष्कृत नियति प्राप्त हो जाए तो क्या वह किसी भी मंत्र को अत्यंत उच्च स्तर तक विकसित करने और एक सच्चा ग्रैंड मास्टर बनने में सक्षम नहीं हो जाएगा? उसने यूनकाई पर अपना भाग्य चुनने के लिए मिले अवसरों में से एक का उपयोग करने का निर्णय लिया। कौन सा बेहतर रहेगा, इस बारे में हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यूनकाई की साधना क्षमता उत्कृष्ट है, जो लीकिन क्यू के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त है। इसे किस कक्षा में रखना बेहतर होगा? छोड़ो ये सब, उसे अपने पास रखना ही बेहतर है।
अगर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मौका मिला तो वो जरूर नाम कमाएगा और शायद प्रथम स्थान भी हासिल कर ले, जिससे पूरा संप्रदाय चौंक जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चुपचाप उसका पालन पोषण करेंगे और फिर उसे दुनिया में उभरने देंगे ताकि वह संप्रदाय के नेता की शिक्षण क्षमता और दूरदृष्टि का प्रदर्शन कर सके। अध्याय 154 सबसे शक्तिशाली शिष्य। जैसे ही रात हुई, भारी बर्फबारी शुरू हो गई। एक नए आंगन के अंदर बोझाओ और उसके 2 साथियों द्वारा किंगशियाओ संप्रदाय में लाई गई 8 लड़कियां एक लंबे कांत गर्म ईंटों का पलंग पर लेटी हुई थीं। 8 लड़कियां एक दूसरे के बगल में लेटी थीं, प्रत्येक के ऊपर एक गर्म रजाई थी। युनकाई कोने में लेटी हुई थी, उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके 2 विशेष भाग्य जुड़े हुए हैं। इस समय वह बेचैन महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि किंगशियाओ संप्रदाय में उसका जीवन कैसा होगा। क्या आप लोग सो रहे हैं? क्या आप लोग बात करना चाहते हैं? एक युवती ने पीछे मुड़कर पूछा और खुद को इस तरह लपेट लिया कि केवल उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बाकी लोग भी मुड़ने लगे। किंगशियाओ गेट बहुत विशाल है, ये पेंचेंग से भी अधिक समृद्ध प्रतीत होता है। हाँ, जब मैं आज पहाड़ पर गया तो मैंने उन शिष्यों को देखा, वे सभी इतने अच्छे कपड़े पहने हुए थे कि मैंने उनकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। मैंने सुना है कि किंगशियाओ संप्रदाय दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय है। हम अब बाहरी शिष्य हैं और हमारा भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर शिंग, एर और बाकी लोग अभी भी जीवित होते तो ये कितना अद्भुत होता। हर किसी की अपनी नियति होती है। रवाना होने से पहले हम सभी ने अपनी अपनी योजनाएं बनाई और इस बात पर सहमत हुए कि हमें कोई पछतावा नहीं होगा। उनके लिए खेद व्यक्त करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि भविष्य में हम किंगशियाओ संप्रदाय में अपनी स्थिति कैसे स्थापित करें। युनकाई कुछ नहीं बोली। अपने साथियों की आवाज़ें सुनते हुए वह ली किंगकियू से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। उस समय उसे एक अंधेरे कमरे में बांध कर रखा गया था, जहां खिड़की की दरारों से छनकर ही सूरज की रोशनी आ रही थी। वह उस समय के भय को कभी नहीं भूल पाएगी। जब तक दरवाजा खोला नहीं गया तब तक एक आकृति उसके पास आए। डरो मत, मैं यहाँ मौजूद सभी बुरे लोगों को मार डालूंगा और तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊंगा। वह बहुत डरी हुई थी और दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। नतीजतन दूसरे व्यक्ति ने उसे सीधे खींच लिया और वह किसी भी तरह से खुद को छुड़ा नहीं पाए। घर से निकलने के बाद सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं और जब आखिरकार उसने दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो वह स्तब्ध रह गई। वह उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाएगी। आज जब उसने उस चेहरे को दोबारा देखा तो वह खुशी से भर उठी और उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रही थी। किंगशियाओ संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों और इतने भव्य पहाड़ों के बीच क्या भविष्य में उनसे दोबारा मिलना मेरे लिए मुश्किल होगा? ये सोचकर युनकाई को थोड़ी निराशा हुई। जैसे जैसे युनकाई भविष्य के बारे में सोचती गई और धीरे धीरे एक सपने में खो गई, उसके साथियों की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती रही। जब तक किसी ने उसे हिलाकर जगाया नहीं तब तक वह होश में नहीं आई। जल्दी उठो, मुख्य आंगन में घंटा बज चुका है। देर हो गई तो खाना नहीं बचेगा। कपड़े पहनते हुए एक लंबी लड़की ने आग्रह किया। ये सुनकर युनकाई तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्होंने जल्दी से किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र धारण किए और चेहरा धोए बिना ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। मुख्य प्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र के शिष्य नाश्ता लेने के लिए कतार में खड़े थे। उन्होंने देखा कि कतार के आगे 3 लंबी मेजें थीं, जिन पर भाप निकलती लकड़ी की बाल्टियां रखी थीं। वे सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्होंने किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों को 3 लंबी मेजों के पास से लकड़ी की थालियां ले जाते हुए देखा। थालियां मांस और सब्जियों सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थीं। क्या सुबह सुबह मांस खाना संभव है? आगे चल रहे एक शिष्य ने उन्हें देखा, पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहनों, आप नई शिष्याएं होंगी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको खाने को मिलेगा, बस देर मत करना। वे अपनी तंद्रा से बाहर निकले और झट से उस पुरुष शिष्य के पीछे कतार में खड़े हो गए और उसे किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में पूछने लगे। इतने सारे कनिष्ठ बहनों का उसे देखना दुर्लभ था और शिष्य को चक्कर आने लगा। उसने उन्हें किंगशियाओ संप्रदाय से परिचित कराना शुरू किया। किंगशियाओ संप्रदाय की बुनियादी स्थिति का परिचय देने के बाद हाल के प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख करना अपरिहार्य है। आपने नहीं देखा कि सीनियर ब्रदर गु चांगपिंग ने योजोऊ के प्रीफेक्ट का सिर कितनी शांति से पहाड़ पर चढ़ाया, मानो वह किसी मुर्गी को ले जा रहे हों। पुरुष शिष्य एक तरफ खड़ा था, उसके हाथ में भोजन से भरी लकड़ी की थाली थी और वह उत्तेजित होकर बोल रहा था। 8 महिलाओं द्वारा भोजन परोसने के बाद वह उन्हें बैठने के लिए मेज ढूंढने के लिए मुख्य आंगन में ले गया। मुख्य आंगन में दर्जनों मेजें लगी हुई थीं, जहां इस क्षेत्र के बाहरी शिष्य भोजन करते थे। युनकाई ने चारों ओर देखा, उसका हृदय जिज्ञासा से भर गया था। इस अराजक दुनिया में भोजन दुर्लभ था, मांस तो दूर की बात है। किंगशियाओ संप्रदाय अपने बाहरी शिष्यों के लिए इतना अच्छा भोजन कैसे उपलब्ध करा पाता था? ये किंगशियाओ पर्वत के बाहरी प्रांगणों में से एक है। ऐसे अनेक प्रांगण हैं, वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि किंगशियाओ संप्रदाय प्रतिदिन कितना अनाज और मांस खाता होगा। क्या सीनियर ब्रदर गु चांगपिंग संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली शिष्य हैं? एक युवती ने उत्सुकता से पुरुष शिष्य से पूछा। शिष्य ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। इस साल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में उसे केवल 6ठा स्थान ही मिला। क्या ऐसे 5 शिष्य हैं जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं? 5 से भी ज्यादा हैं। एक और भी शक्तिशाली वरिष्ठ बहन है जिनका नाम जूनिंग है, जो संप्रदाय प्रमुख की सबसे बड़ी शिष्या हैं। उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष है, लेकिन उनकी साधना का स्तर अकल्पनीय है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने तलवार देवता से युद्ध किया था और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था। तलवार देवता, क्या आपने उनके बारे में सुना है? वे एक समय विश्व में नंबर 1 थे। 7 महिलाएं शिष्य द्वारा संप्रदाय के सबसे प्रमुख शिष्यों के बारे में दिए गए वाक्पटु वर्णन को सुनकर चकित रह गईं। जूनिंग की वीरता के बारे में सुनकर युनकाई की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। तभी उनके आसपास के बाहरी शिष्य एक एक करके खड़े हो गए। पुरुष शिष्य ने आंगन के द्वार की ओर देखा, उसका चेहरा बदल गया और वह भी खड़ा हो गया। साथ ही उसने बादलनुमा आकृति में बैठी 8 महिलाओं को जल्दी उठने का इशारा किया। युनकाई और 8 महिलाएं अनजाने में खड़ी हो गईं और फिर पीछे मुड़कर देखने लगीं। उन्होंने युआन क्यूई को अपनी ओर आते देखा, जो कल उन्हें ली किंगक्यू के पास ले गया था। युआन क्यूई के पीछे कई शिष्य थे, जिनमें से प्रत्येक प्रभावशाली और गरिमापूर्ण दिख रहा था।
ये वरिष्ठ भाई युआनची हैं जो विशेष रूप से संप्रदाय प्रमुख के लिए काम करते हैं। ये संप्रदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनका दर्जा किसी हॉल मास्टर से कम नहीं है। भविष्य में जब आप उनसे मिले तो उन्हें प्रणाम अवश्य करें, शिष्य ने फुसफुसाते हुए याद दिलाया। इसके तुरंत बाद उसने युआनची को उनकी ओर आते देखा, जिससे वह इतना चौंक गया कि झट से सीधा खड़ा हो गया। युआन क्यूई 8 महिलाओं के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, आप सभी कृपया भोजन समाप्त करने के बाद मेरे साथ आइए। संप्रदाय के नेता आपसे मिलना चाहते हैं। युनकाई की 8 महिलाओं ने अपनी और दूसरों की ओर इशारा किया और युआनची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके सामने बैठा पुरुष शिष्य बहुत हैरान था, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि युनकाई की 8 महिलाओं का इतना प्रभावशाली पृष्ठभूमि होगी। संप्रदाय के नेता द्वारा बुलाया जाना किसी अच्छी खबर का संकेत होना चाहिए। अगर बुरी खबर होती तो युआन क्यूई नहीं बल्कि प्रवर्तन हॉल का कोई शिष्य आता। आप सब पहले खा लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, युआनची ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नज़र चारों ओर घूमी और अंत में शिष्य पर टिकी। शिष्य इतना चौंक गया कि उसने झट से अपनी सीट छोड़ दी और अपनी लकड़ी की थाली लेकर चला गया। और इसलिए युआन क्यूई युनकाई की 8 महिलाओं के सामने बैठ गई और उन्हें खाते हुए देखने लगी। हालांकि वह केवल 18 वर्ष का था, लेकिन वह कई वर्षों से ली किंगक्यू के लिए काम कर रहा था और उसने पहले ही अपना अधिकार विकसित कर लिया था, जिससे युनकाई और अन्य 8 महिलाएं बहुत घबरा गई थीं। मुख्य प्रांगण से निकलने के बाद अन्य बाहरी शिष्यों ने चर्चा शुरू कर दी और वे बादल में मौजूद 8 महिलाओं की पहचान के बारे में उत्सुक थे। युनकाई की 8 महिलाओं का सामना कर चुका वह पुरुष शिष्य काफी शर्मिंदा था। वह डरा हुआ नहीं था, आखिरकार उसका इरादा अच्छा ही था, लेकिन उसे बस थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। अल्पविराम। युआनची 8 महिलाओं युनकाई को वृक्षों के एक झुरमुट में ले गई। जब उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई शिष्य नहीं है तो वे स्वाभाविक रूप से घबरा गईं। पेंचेंग से किंगशियाओ पर्वत तक की यात्रा के दौरान उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा था और उन्हें लोगों और चीजों को सबसे बुरे संभावित परिणाम को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ा था। युआन क्यूई देखने में बुरा व्यक्ति नहीं लगता, लेकिन क्या पता वह बुरा ही हो। युआन क्यूई को इस बात का एहसास नहीं था कि बादलों में मौजूद 8 महिलाओं की नज़रों में वह एक बुरा इंसान बन चुका है। उस समय वह किसी और महिला के बारे में सोच रहा था। अगर आज मुझे समय मिला तो मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। युआन क्यूई उस महिला के बारे में सोचकर मुस्कुराया। 18 वर्ष की आयु वह उम्र है जब व्यक्ति सबसे आसानी से प्रभावित हो जाता है, खासकर जब वह एक उच्च पद पर हो और महिला शिष्याएं हमेशा उसके पास आती रहें। जब ली किंगक्यू और युआन ली बादलों में मौजूद 8 महिलाओं की नज़रों में आईं तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली और उनके चेहरे मुस्कान से खिल उठे। इन सभी को ली किंगक्यू ने कोई परिवार से बचाया था। इसके अलावा उनके माता पिता या तो मर चुके थे या उन्हें छोड़ चुके थे। इसलिए ली किंगक्यू ही वह व्यक्ति थे जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, एक ऐसा तथ्य जिसकी बराबरी बो झाओ भी नहीं कर सकता था। बो झाओ एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह ली किंगक्यू जितना सक्षम नहीं है और उन्हें सुरक्षा की वैसी मजबूत भावना नहीं दे सकता। ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए 8 महिलाओं में से एक युनकाई की ओर मुड़कर देखा। दाववादी पैनल पर शिष्यों के चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि युनकाई दिखने में सुंदर और प्यारी हैं, लेकिन वास्तविकता में स्नान करने के बाद भी वह बहुत साफ सुथरी नहीं दिखती और 8 महिलाओं के बीच विशेष रूप से ध्यान आकर्षित नहीं करती। युआन क्यूई ली किंगक्यू के पास आया, अभिवादन में हाथ उठाया और फिर मुड़कर चला गया। महिलाओं ने उसे जाते हुए देखा और अचानक उन्हें लगा कि यह वरिष्ठ भाई सचमुच निर्णायक और कुशल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय का नेता उसका उपयोग कर सकता है। ली किंगक्यू ने युनकाई और अन्य 8 महिलाओं को देखा, लेकिन जानबूझकर अपनी निगाह युनकाई पर केंद्रित नहीं की। संप्रदाय के नियमों के अनुसार मार्शल आर्ट सीखने से पहले आपको कुछ समय तक परिश्रम करना होगा। हालांकि आपने अब तक जो कठिन परिश्रम किया है उसे देखते हुए आपको किंगशियाओ संप्रदाय से सावधान रहना चाहिए। संप्रदाय में बेहतर ढंग से घुल मिल जाने में आपकी सहायता के लिए मैं आपको हुन्युआन शास्त्र का प्रथम स्तर पहले से ही सिखाऊंगा। ये संप्रदाय का सबसे मूल्यवान कौशल है। ली किंगक्यू ने गंभीरता से बात की और यह सुनकर सभी 8 महिलाएं उत्साहित हो गईं और उन्हें धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया। उन्होंने उन्हें युआन ली के सामने बैठने का इशारा किया। 8 महिलाएं चलकर आईं और युआन ली की तरह ही पालती मारकर बर्फ पर बैठ गईं। 10 वर्षीय युआन ली को देखकर वे सभी उसकी पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे। उनका नाम युआन ली है और वे युआन क्यूई के छोटे भाई हैं। युआन क्यूई ही वह शिष्य हैं जो अभी आपको यहाँ लाए हैं, ली किंगक्यू ने परिचय कराया। युआन ली ने 8 महिलाओं की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। ली किंगक्यू बैठ गए और हुन्युआन धर्मग्रंथ के पहले स्तर को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपने साथ अन्य 7 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कारण युनकाई को विकसित करने के अपने इरादे को छिपाना नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे 7 महिलाएं बेहद वफादार थीं, जिससे उसे लगा कि उन्हें एक साथ प्रशिक्षित किया जा सकता है। जिस तरह उन्होंने युवानिकी और युवानिली के साथ व्यवहार किया, उसी तरह उन्होंने युवानिकी की कम योग्यता के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की। युआन क्यूई और उसका छोटा भाई एक साथ किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल हुए और ली किंगक्यू भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। अब युनकाई बानू के बारे में भी उनकी यही राय है। यहाँ तक कि जिया के 5 साथियों को भी ली किंगक्यू ने जिया के माध्यम से तलवार संप्रदाय में शामिल होने की व्यवस्था की थी। ये सब उनके रिश्ते को बनाए रखने के लिए किया गया था। बेशक ये सब उच्च स्तर की वफादारी पर आधारित है। ली किंगक्यू दूसरों के लिए अच्छे काम तभी करेगा जब वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। हुन्युआन शास्त्र उन लोगों के लिए भी बेहद जटिल है जिन्होंने कभी अमरता की साधना नहीं की है। युनकाई की उन 8 महिलाओं की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास भी नहीं किया है। सौभाग्यवश ली किंगक्यू अधीर नहीं थे और उन्होंने उन्हें बार बार सिखाया। दोपहर के करीब युआन क्यूई अपने आदमियों के साथ पहुंचा जो अपने साथ लंच बॉक्स लेकर आए थे। चलो आधे घंटे आराम करते हैं, तुम लोग पहले खाना खा लो, ली किंगक्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते ही वह खड़ा हो गया और अंगड़ाई ली। उसे ऐसा करते देख युनकाई के अलावा बाकी 7 महिलाओं ने भी अपने शरीर को फैलाया। वे खुद को सीधा रखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वास्तव में ध्यान मुद्रा बनाए रखने के कारण उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। युनकाई ने ली किंगक्यू को मुड़ते हुए देखा, दांत पीसते हुए खड़ी हुई और बोली, संप्रदाय के गुरु, मैंने पहले ही युआनची का अभ्यास कर लिया है। ये सुनकर 7 महिलाएं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं।
युआन क्यूई, जो अभी अभी चलकर वहां पहुंचा था, हैरानी से आंखें फाड़कर देखता रह गया। कितना समय बीत गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय के नेता ने एक और अद्वितीय प्रतिभा को खोज निकाला हो। युआन ली, जो अभी भी जमीन पर बैठा था, वह भी स्तब्ध रह गया। अध्याय 155 संप्रदाय प्रमुख का भाग्य। लेकिन क्यू ने युनकाई की ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था और उसने पूछा, सचमुच। दरअसल उसे पहले ही पता चल चुका था कि युनकाई युआनची का अभ्यास कर रही थी, लेकिन युनकाई ने जैसे ही इसका पता लगाया, वैसे ही उसने अभ्यास करना बंद कर दिया, मानो उसे पकड़े जाने का डर हो। अब जाकर आखिरकार युनकाई ने बोलना शुरू किया। युनकाई खड़ी हुई, अपनी सांसें समेटने लगी और फिर उसने अपना मुंह खोलकर सांस छोड़ी, जिससे एक सफेद धुंध तीर की तरह निकली और जमीन पर पड़ी बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ी। युआन क्यूई आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके देखता रहा। ये महिलाएं कल ही पहाड़ पर आई थीं। वह स्वयं उन्हें संप्रदाय के नेता के पास लेकर आया था। ऐसा नहीं था कि संप्रदाय के नेता ने उनकी प्रतिभा को पहले से ही पहचान लिया था और इसीलिए वह उनसे मिला था। यह क्या है, भाग्य। फिर युआन क्यूई ने इन महिलाओं के मूल के बारे में सोचा। उन्हें संप्रदाय के नेता ने बचाया था और वे उनके पास शरण लेने आई थीं। शायद संप्रदाय के नेता की इतनी किस्मत का कारण यह है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता है और बहुत से लोगों की जान बचाता है। अगर भगवान के पास वाकई आंखें हैं तो वह स्वाभाविक रूप से उस पर कृपा करेंगे। युआन क्यूई ली किंग क्यू की प्रशंसा में और भी अधिक प्रशंसित हो गया। उसके विचार में किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा शिष्टता को बढ़ावा देने का कारण ली किंग क्यू ही था। किसी संप्रदाय का वातावरण काफी हद तक संप्रदाय के नेता के आचरण से प्रभावित होता है। युनकाई को युआनची छोड़ते देख बाकी सातों लड़कियां चौंक गईं। उन्होंने पहले भी डिंग जुवान को युआनची का इस्तेमाल करते देखा था और वे इसकी शक्ति से परिचित थीं। वे सुबह से साधना कर रहे थे लेकिन उन्हें जरा भी ऊर्जा नहीं मिल रही थी, फिर भी युनकाई ने ये कर दिखाया। उनमें से युनकाई हमेशा शांत रहती है और सबसे कम साफ सफाई रखती है, इसलिए उसे नजरअंदाज करना सबसे आसान है। वे शायद ही कभी उसकी राय पूछते हैं। अप्रत्याशित रूप से युनकाई की मार्शल आर्ट की प्रतिभा उन सभी में सबसे अधिक है। युआन ली नहीं उठा। उसने शांत भाव से युनकाई की ओर देखा और अपनी आस्तीन में रखी मूर्ति खोल ली। लेकिन क्यू बादलों को देखते हुए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए युआन ली का अवलोकन भी कर रहा था। क्या इस तरह का प्रोत्साहन भी पर्याप्त नहीं है? सचमुच आधे दिन में युआनची को परिष्कृत करने में सक्षम होना। आप एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो एक सदी में एक बार ही आते हैं। लेकिन क्यू ने प्रशंसा की और यह सुनकर युनकाई को राहत महसूस हुई। युनकाई पहले अपनी ऊर्जा नहीं दिखाती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह बहुत ही असाधारण न दिख जाए। अब वह अपनी ऊर्जा को खुलकर प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पा रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह साधारण न रह जाए और लेकिन क्यू के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का मौका न गंवा दे। युआनची के पीछे खड़े शिष्य जो भोजन परोस रहे थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि युनकाई कितने समय से साधना कर रही थी। अब जब उन्होंने ली किंग क्यू को ये कहते सुना कि उसने केवल आधा दिन ही साधना की है, तो इन शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। युनकाई चापलूसी करने में माहिर नहीं थी, इसलिए ली किंग क्यू की प्रशंसा के सामने वह केवल मुस्कुरा सकती थी और उसे ध्यान से देख सकती थी। लेकिन क्यू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं और मैं आज दोपहर तुमसे अकेले में बात करूंगी। युनकाई तुरंत ही बेहद खुश हो गई, उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन क्यू ने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां हल्की हल्की चांदी जैसी नीली रोशनी से जगमगा रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वव्यापी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत होने वाली है? बाकी 7 महिलाएं होश में आईं और युनकाई को घेर लिया और उत्साह से उससे पूछने लगी कि उसने ये कैसे किया। वे सब साथ आए थे, इसलिए उनके लिए युनकाई से एक साथ ईर्ष्या करना असंभव था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ी जलन हो सकती थी, लेकिन वे वास्तव में उसके लिए खुश थे। युआन क्यूई ने अपने शिष्यों को अपने लंच बॉक्स नीचे रखने का निर्देश दिया, फिर झुककर विदा ली। लेकिन क्यू ने लंच बॉक्स उठाया, युआन ली के पास आया और उसके साथ खाना खाया। 8 महिलाएं कुछ देर तक उत्साहित रहीं, फिर आखिरकार खाने के लिए बैठ गईं। भोजन के दौरान एक शरारती सी दिखने वाली लड़की ने ली किंग क्यू की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर पूछा, संप्रदाय के गुरुजी, युनकाई की प्रतिभा के साथ अगली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने पर वह किस तरह के परिणाम हासिल कर सकती है? ये सुनकर सभी ने ली किंग क्यू को उत्सुकता से देखा और युनकाई भी कुछ घबरा गई। पूरे संप्रदाय में उससे अधिक प्रतिभाशाली 3 से अधिक लोग नहीं हैं, लेकिन क्यू ने हल्की हंसी के साथ कहा। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। उत्कृष्ट से अगला स्तर असाधारण है और केवल 3 ही लोग हैं जिनकी साधना क्षमता असाधारण स्तर तक पहुंचती है, जूनिंग, झाओ जेन और चू जिंग। बेशक इसमें केवल योग्यता को ही ध्यान में रखा गया है, साधना की गति भाग्य, समझ और संसाधनों से भी संबंधित है। लेकिन क्यू द्वारा युनकाई के बारे में दिए गए मूल्यांकन को सुनकर 7 महिलाएं एक बार फिर आश्चर्य से चिल्ला उठीं। उन्होंने तुरंत सवालों की बौछार कर दी, जिनका उन्होंने बिना किसी झुंझलाहट के एक एक करके जवाब दिया। युआन ली यह सब चुपचाप देखता रहा। वह जानता था कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वह उस थोड़ी मैली दिखने वाली महिला से पीछे रह जाएगा। यदि उसका गुरु उस पर ध्यान केंद्रित करके उसे प्रशिक्षित करे तो शायद इसमें 1 वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा। यह अच्छी बात है कि इस संप्रदाय में प्रतिभावान लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सोचकर युवानली मुस्कुराया। वह युनकाई और उसके गुरु के लिए सचमुच खुश था। 1 घंटे बाद लेकिन क्यू युनकाई को एकांत बातचीत के लिए दूर के जंगल में ले गई। लेकिन क्यू ने युनकाई की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, आपकी प्रतिभा असाधारण है। मुझे तभी सुकून मिलेगा जब मैं स्वयं आपको सिखाऊंगी। क्या आप मेरे शिष्य बनना चाहेंगे? ये सुनकर युनकाई ने न तो आश्चर्य दिखाया और न ही उत्साह। उसने अपने होंठ दबाए और हिचकिचाते हुए पूछा, गुरुजी, क्या मैं आपकी शिष्या नहीं बन सकती? मैं आपकी सेवा वैसे ही कर सकती हूँ जैसे बड़े भाई युआनची ने की थी। लेकिन क्यू आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम प्रशिक्षु क्यों नहीं बनना चाहते? उनकी शिष्या बनने से इनकार करने वाली आखिरी व्यक्ति चाई युनशान थीं। पहले तो उन्हें लगा कि चाई युनशान के मन में कोई गुप्त भावना है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि चाई युनशान खुद के प्रति सख्त थीं और सचमुच मानती थीं कि वह उनकी शिष्या बनने के योग्य नहीं है, जैसा कि उनके द्वारा अपने छात्रों को कोई विशेष सम्मान न देने से स्पष्ट था। युनचाई का कारण क्या था? युनकाई ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं
मैं आपकी शिष्या नहीं बनना चाहती, ये सही नहीं है। अच्छा नहीं है। लेकिन क्यू ने 16 वर्ष से कम आयु की यूनकाई को देखा और वह बहुत हैरान था। हालांकि उसने सोचा कि वह इस जगह पर नहीं है और शायद उसे कुछ अनकही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यही बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मना करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यू ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी घबराहट कम करने की पूरी कोशिश की। दरअसल वह यही सोचता था, जब तक वह किंग शियाओ संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं करता तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसका शिष्य बने या न बने। यूनकाई ने राहत की सांस ली। उसने ली किंग क्यू की ओर देखा और पूछा, क्या मैं भविष्य में भी आपके साथ साधना कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप भविष्य में कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। आपकी प्रतिभा को देखते हुए संप्रदाय के लिए यह अच्छा होगा कि आपको जल्द से जल्द एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। यदि आप चाहें तो मैं आपको शिष्यों के बाहरी प्रांगण से बाहर जाने की अनुमति भी दे सकता हूं। लेकिन क्यू ने उत्तर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनके साथ रहना है। यूनकाई ने तुरंत कहा। लेकिन क्यू ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें चाहे जो भी अवसर मिले अपने आसपास के लोगों को निराश मत करना। किंग शियाओ संप्रदाय में प्रतिभा के कारण संसाधनों और प्रतिष्ठा में अंतर तो होता ही है, लेकिन सबसे प्रतिभाशाली शिष्य भी दूसरे शिष्यों को कमतर नहीं आंक सकता। ये सुनकर यूनकाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि ली किंग क्यू ने उसकी पसंद का सम्मान किया। ये ली किंग क्यू उसकी कल्पना से भी कहीं बेहतर थी। लेकिन क्यू ने आगे कहा, आज रात जब तुम वापस जाओ तो ध्यान रखना कि तुम साफ सुथरे हो। किंग शियाओ संप्रदाय में तुम्हें अपनी शक्ल सूरत को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनकाई शर्मा गई और उसने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद ली किंग क्यू उसे वापस ले गई। जैसे जैसे शाम ढलने लगी वे जंगल से निकल गए। आंगन की ओर लौटते समय सातों लड़कियों ने यूनकाई से पूछा कि संप्रदाय की नेता ने अकेले उनसे मिलने क्यों आई थी। यूनकाई ने यह बात जाहिर नहीं की कि उसने शिष्य बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि इससे संप्रदाय प्रमुख की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। उसने केवल इतना कहा कि संप्रदाय प्रमुख उसके प्रति बहुत सम्मान रखते थे और उन्होंने उसे हिदायत दी थी कि वह अपने आसपास के लोगों को निराश न करे। इन शब्दों ने सातों लड़कियों को गहराई से प्रभावित किया और यूनकाई के प्रति उनकी ईर्ष्या कम हो गई। भले ही वे दूसरों जितने प्रतिभाशाली न हो, फिर भी उन्हें ऐसे संप्रदाय में एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अल्पविराम। साल के अंत के बाद वसंत उत्सव आता है और किंग शियाओ गेट फिर से जीवंत हो उठता है। उस वर्ष पंजीकृत शिष्यों की संख्या 6800 से अधिक हो गई, जिनमें विविध शिक्षक, शिल्पकार और तीर्थयात्री शामिल थे। पर्वत पर 10,000 से अधिक लोग मौजूद थे और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के होने से एक जीवंत वातावरण बन गया था। किंग शियाओ पर्वत की चोटी से लेकर उसके तलहटी तक, यहाँ तक कि पास की जियांग चोटी को भी लालटेन और रंगीन झंडियों से सजाया गया था। लेकिन क्यू ने प्रत्येक हॉल का निरीक्षण करने के लिए एक दिन निर्धारित किया। वह कानून प्रवर्तन कार्यालय पहुंचे, जहां चाय यूनशांग ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। चाय यूनशांग जिस कुर्सी पर अक्सर बैठती थी उसी पर बैठी ली किंग क्यू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे लिए जिन 3 लोगों का इंतजाम किया है, क्या वे अच्छे हैं? वह बोझाओ और उसके 2 साथियों का जिक्र कर रहा था। इन तीनों ने यूनकाई से 8 महिलाओं को किंग शियाओ संप्रदाय तक पहुंचाया था, महान बलिदान दिए थे और अपनी परोपकारिता और साहस का प्रमाण दिया था। ऐसे लोग साधना के योग्य थे, इसलिए उसने बोझाओ और उसके साथियों को विधि प्रवर्तन हॉल में शामिल होने की व्यवस्था की। हालांकि चाय यूनशांग कुछ हद तक अनिच्छुक थी, लेकिन वह ली किंग क्यू को मना करने जितनी धृष्ट नहीं थी। लेकिन क्यू द्वारा बोझाओ और अन्य 2 का जिक्र सुनकर चाय यूनशांग मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। हालांकि वे कमजोर हैं, लेकिन उनका स्वभाव और मानसिकता प्रवर्तन हॉल के लिए बहुत उपयुक्त है। एक बार जब उनकी साधना पोषण युवान क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगी तो मैं उन्हें आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कर लूंगा। वह ली किंग क्यू की सचमुच बहुत प्रशंसा करती थी। उनका निर्णय वाकई उतना ही तीक्ष्ण था जितना अफवाहों में बताया जाता था। लेकिन क्यू ने उसकी निगाहों का आनंद लिया और फिर पूछा, क्या आपको हाल ही में कोई परेशानी हुई है? चाय यूनशांग ने तुरंत कहा, वास्तव में एक है और मैं इस बात को लेकर दुविधा में हूं कि उसे कड़ी सजा दूं या नहीं। अरे बताओ, ऐसा कौन है जो इतना सक्षम है कि तुम्हें हिचकिचाहट हुई? यूलिंग हॉल के प्रमुख के निजी शिष्य किन यूए कई महिला शिष्यों को परेशान कर रहे हैं, जिनकी शिकायत उन्होंने मुझसे की है। हालांकि उन्होंने कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वे झांग हॉल के प्रमुख के शिष्य और संप्रदाय के नेता के दूसरे शिष्य के छोटे भाई हैं। प्रवर्तन हॉल के वरिष्ठों ने मुझे इस मामले में 2 बार सोचने की सलाह दी है। जब चाय यूनशांग ने ये शब्द कहे तो उसकी निगाहें ली किंग क्यू पर टिकी हुई थीं। लेकिन क्यू ने बिना किसी झिझक के कहा, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? बस अपना काम करो। क्या तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वह शिष्या को चोट न पहुंचा दे? बस कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चाय यूनशांग ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके कृत्यों के लिए उसे ठोस दंड देना वाकई मुश्किल है, लेकिन मैं उसके व्यवहार को सबके सामने लाना चाहता हूं ताकि सभी शिष्यों को चेतावनी मिल सके। हालांकि ऐसा करने से हॉल मास्टर झांग और किन्ये की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचना तय है। मैं सहमत हूं। लेकिन क्यू तुरंत सहमत हो गए। उनकी नज़र में संप्रदाय के शिष्य उनके अपने बच्चों के समान थे। अगर किसी ऐसी महिला शिष्या पर भी खतरा मंडराता जिसे वे अच्छी तरह से नहीं जानते थे, तो भी वे उसकी रक्षा ऐसे करते जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। वह न केवल महिला शिष्यों के साथ बल्कि पुरुष शिष्यों के साथ भी ऐसा ही करता था यदि उन्हें खतरा महसूस होता था। अब तक किंग शियाओ संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, लेकिन शिष्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कई बुरे संकेत सामने आए हैं जिन्हें उसे रोकना होगा। वह कई लोगों को नाराज कर सकता है, लेकिन वह डरता नहीं है। ली क्विंग क्यू की निर्णायकता को देखकर चाय यूनशांग ने तुरंत ली क्विंग क्यू को प्रणाम करने के लिए अपना हाथ उठाया। इसके बाद ली क्विंग क्यू ने उससे अन्य मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए कहा और उसने एक एक करके उन चीज़ों का जिक्र किया जो उसे परेशान करने वाली लगी। लेकिन क्यू हमेशा उसकी हर बात नहीं मानता था। वह उसे यह सलाह भी देता था कि कुछ चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और उसे कानून और भावनाओं के बीच संतुलन के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना चाहिए, और वह पूरी तरह से संप्रदाय के नियमों और प्रवर्तन हॉल के कानूनों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती। अध्याय 156 भयानक युआन क्यूई।
प्रवर्तन हॉल में आधा घंटा बिताने के बाद ली केंगक्यू अन्य हॉलों और विभागों में गए और दिन का अधिकांश समय पहाड़ पर बिताने के बाद अंत में लिंगशियाओ प्रांगण लौट आए। चलते चलते ली केंगक्यू की मुलाकात युनकाई से हुई, इसलिए उसने उसे आवाज दी और उसे अपने साथ पहाड़ पर चलने के लिए कहा। युनकाई ने जल्दी से अपने साथ साथियों को अलविदा कहा और ली केंगक्यू के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गई। दोनों एक के बाद एक पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। युनकाई उत्सुकता से भरी हुई थी जब उसने देखा कि ली केंगक्यू अपने शिष्यों के अभिवादन के जवाब में सिर हिला रही थी। इस संप्रदाय की नेता शिष्यों के बीच प्रचलित हत्यारी देवता की छवि से बिल्कुल भिन्न है। जब ली केंगक्यू ने उसे कोई परिवार से बचाया तो उसने रास्ते में केवल लाशें देखीं और ली केंगक्यू को कोई कार्रवाई करते हुए नहीं देखा। अब जबकि उसे साधना की कुछ समझ हो गई है और चूंकि वह कुछ चीजें देख सकती है, इसलिए वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक है कि ली केंगक्यू कितनी शक्तिशाली है। आजकल तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? ली केंगक्यू ने पीछे मुड़कर पूछा। युनकाई अपनी तंद्रा से बाहर निकली और बोली, सब कुछ काफी सुचारू रूप से चल रहा है, जीवन शक्ति लगातार बढ़ रही है, लेकिन बस क्या? युनकाई एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, मेरी आंखों में कुछ बदलाव आ गया है, मैं अब और भी बहुत कुछ देख सकती हूँ। ओह, मुझे इसके बारे में और बताओ। हालांकि ली केंगक्यू को मायरी लॉस्ट स्पिरिट आई के बारे में पता था, फिर भी वह इसके विशिष्ट प्रभावों के बारे में काफी उत्सुक था। कल उसने युनकाई के एक और भाग्य की नकल की, हजारों हथौड़ों से परिष्कृत। अगर युनकाई की असंख्य नियमों वाली आध्यात्मिक आंखें 1000 परिष्करणों से भी अधिक शक्तिशाली होती तो उसे इसे फिर से दोहराने में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि उसके पास अभी भी अपनी नियति चुनने का एक और मौका था। मैं अन्य शिष्यों के शरीरों में नाड़ी नालिकाएं देख सकती हूँ, मैं उनमें मौजूद हर रक्तवाहिका को देख सकती हूँ और मैं उनकी जीवन शक्ति का प्रवाह भी देख सकती हूँ। युनकाई ने अपने देखे हुए दृश्य का वर्णन किया। ये केवल जीवन शक्ति के प्रवाह की बात नहीं है, मैं प्रत्येक शिष्य के बीच जीवन शक्ति में अंतर भी देख सकता हूँ। इस समय युनकाई की निगाहें तीव्र हो गईं और वह ली केंगक्यू को ध्यान से घूरने लगी। ली केंगक्यू ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो क्या तुम मेरी जीवन शक्ति देख सकती हो? बिल्कुल सही, आपकी जीवन शक्ति असीम रूप से विशाल है। संप्रदाय में किसी भी शिष्य के पास आपके जैसी अपार जीवन शक्ति नहीं है। आप आकाश में चमकते सूरज के समान हैं। सच्चे शिष्य भी आपके सामने चावल के दानों के समान हैं। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ली केंगक्यू की जीवंतता को देखकर ही वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ली केंगक्यू वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि किसी व्यक्ति का शरीर इतनी अधिक मात्रा में जीवन शक्ति को कैसे सहन कर सकता है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये बेहद डरावना था। ली केंगक्यू ने कहा, लगता है मैंने तुम्हारी प्रतिभा को कम आंका। दूसरे साधक ये चीजें नहीं देख पाते, इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखें बहुत खास हैं। याद रखना, अपनी आंखों की क्षमताओं को कभी किसी और को मत बताना, सिर्फ मुझे ही बताना। युनकाई ने सिर हिलाया। उसे खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे संप्रदाय के नेता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ने का एक और तरीका मिल गया है। लिंगशियाओ अकादमी की ओर चलते हुए दोनों बातें करते रहे। जब उन्हें कोई शिष्य मिलता तो वे बात करना बंद कर देते और जब कोई आसपास नहीं होता तभी वे अपनी असंख्य नियमों वाली आध्यात्मिक दृष्टियों का आदान प्रदान करते। लिंगशियाओ आंगन में प्रवेश करते ही ली केंगक्यू ने देखा कि जूनिंग पहले से ही अंदर इंतजार कर रही थी। युनकाई जूनिंग को देखते ही वहीं रुक गई। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है! यद्यपि वह संप्रदाय के नेता से काफी कमतर थी, फिर भी वह अन्य शिष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। संप्रदाय में नेता के अलावा उसने पहली बार किसी को इतनी विशाल प्राणिक ऊर्जा धारण करते देखा था। गुरुजी, मैं पोषण सार क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। जूनिंग खड़ा हुआ और सीधे बोला। वह युनकाई के अस्तित्व से नहीं हिचकती थी और ली केंगक्यू ने भी उसे अपनी साधना का स्तर छिपाने के लिए नहीं कहा। हालांकि वह दूसरों से बहुत कम बातचीत करती थी, इसलिए बहुत कम लोग उसकी वास्तविक साधना के स्तर को जानते थे। पोषण सार क्षेत्र का 8वां स्तर। युनकाई ने आंखें फाड़कर देखा, उसकी खोपड़ी में झुंझुनी सी हो रही थी। उसने सुना था कि पोषण युआन क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंचने से व्यक्ति मार्शल जगत में विजय प्राप्त कर सकता है और 5वें स्तर तक पहुंचने से व्यक्ति मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शीर्ष 3 में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। पोषण सार क्षेत्र का 8वां स्तर। 8वें स्तर की तो बात ही छोड़िए, उसने कभी किसी शिष्य के पोषण सार क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने के बारे में नहीं सुना था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि यह महिला पहले से ही पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी, लेकिन उसकी युआनची संप्रदाय के नेता की तुलना में कहीं कम थी। उसकी दृष्टि में संप्रदाय के नेता की युआनची इस महिला की तुलना में सैकड़ों गुना या उससे भी अधिक थी। सचमुच, अपने गुरु के अलावा तुम संप्रदाय में पहले व्यक्ति हो जिसने पोषण सार क्षेत्र के 8वें स्तर को प्राप्त किया है। तुम सचमुच मेरे सबसे प्रतीक्षित शिष्य बनने के योग्य हो। ली केंगक्यू ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। वह वास्तव में उससे प्रसन्न थी। नॉरिशिंग युआन क्षेत्र का 8वां स्तर व्यवहारिक रूप से एक परमाणु हथियार है। ये किंगशियाओ संप्रदाय को कई चीजों में मदद कर सकता है। अपने गुरु की प्रशंसा सुनकर जूनिंग ने गर्व भरी मुस्कान बिखेरी और उत्साह से भर उठी। वह केवल ली केंगक्यू के सामने ही इस तरह व्यवहार करती थी, दूसरों के सामने उसका भाव बिल्कुल उदासीन रहता था। शिष्य, क्या वह महान जूनिंग हो सकती है? जूनिंग को देखकर युनकाई को हीन भावना का अनुभव हुआ। पिछले कुछ दिनों में उसने जो आत्मविश्वास विकसित किया था वह पल भर में गायब हो गया। उसे नहीं लगता था कि वह 20 साल की उम्र में पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच सकती है। वैसे मैं आप दोनों का परिचय करा दूं। इस लड़की का नाम युनकाई है। इसमें बहुत प्रतिभा है और यह भविष्य में मेरे साथ साधना करेगी। हालांकि यह अभी मेरी शिष्या नहीं बनी है, फिर भी आप दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। ली केंगक्यू ने मुड़कर युनकाई का परिचय जूनिंग से कराया। युनकाई अपनी तंद्रा से बाहर निकली, तेजी से आगे बढ़ी और जूनिंग को प्रणाम किया। जब जूनिंग की नज़र युनकाई पर पड़ी तो उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे युनकाई से कोई समस्या थी, बल्कि युनकाई का व्यवहार सबके साथ ऐसा ही था। चूंकि गुरुजी ने ऐसा कहा है, इसलिए भविष्य में यदि आपको कभी मेरी मदद की आवश्यकता हो तो बस जियांग पीक पर आकर मुझसे मिलें, जूनिंग ने कहा। उसकी गुफा जियांग शिखर पर बनी थी, जिसे ली केंगक्यू ने जानबूझकर इस तरह से बनवाया था ताकि वह जियांग शिखर पर रह सके।
झाओ जैन और जू जिन की गुफाएं और भी दूर थीं, लेकिन झाओ जैन अभी युवा था, इसलिए ली किंगक्यू ने उसे अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए क्यानलिंग ग्लेसलैंड में रहने दिया और उसकी गुफा अस्थायी रूप से ली यान को आनंद लेने के लिए दे दी गई। गुरु आपका धन्यवाद, युनकाई ने तुरंत जवाब दिया। लगभग वरिष्ठ बहन कहने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जूनिंग ने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर ली किंगक्यू को प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गई। क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? ली किंगक्यू ने हड़बड़ी में पूछा। ये लड़की अत्यधिक लगन से साधना कर रही है, अपना सारा समय एकांत में बिता रही है। 8 स्तर मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे डर है कि मेरे तीसरे चाचा मुझसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए मुझे अभ्यास जारी रखना होगा। जूनिंग रुकी और मुड़कर बोली। ली किंगक्यू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, हमेशा गुफा में बंद मत रहो, जब भी समय मिले बाहर आकर अपने गुरु से मिलो। गुरुजी, मैं करूंगा। जूनिंग के बोलने के बाद वह हवा में उछली, उसके पैरों के नीचे तलवार की ऊर्जा एकत्रित हुई और वह बर्फ से ढके कोहरे में उड़ गई। युनकाई की निगाहें उसका पीछा करती रहीं और वह जूनिंग के रूप को देखकर चकित रह गई। उसके दिल में एक लालसा जागृत हुई। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है। संप्रदाय के नेता के साथ रहने के अलावा उसे अपने जीवन के लक्ष्य भी निर्धारित करने होंगे। वह जूनिंग जितनी सक्षम बनना चाहती है, नहीं, वह जूनिंग को पीछे छोड़ना चाहती है। लेकिन क्यू युनकाई को लिंगशियाओ अकादमी के पीछे पहाड़ों और जंगलों की ओर ले गया और फिर उसे पर्वत स्वामी का दिव्य मंत्र सिखाया। युनकाई की समझ का स्तर औसत दर्जे का है, जिससे जादू की उसकी साधना धीमी गति से होती है, लेकिन जब तक वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है, 1000 परिष्करण तकनीक उसे जादू में महारत हासिल करने और यहाँ तक कि उसकी सीमाओं को पार करने में भी सक्षम बनाएगी। अब चूंकि ली किंगक्यू स्वयं उसे प्रशिक्षण दे रही है, इसलिए उसकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। औसत दर्जे की समझ केवल जूनिंग और झाओ जैन से ही कमतर है। किंगशियाओ संप्रदाय के भीतर इसे अभी भी काफी उत्कृष्ट माना जाता है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, लिंगशियाओ प्रांगण में चहल पहल बढ़ गई। लेकिन क्यू युनकाई को लिंगशियाओ प्रांगण में वापस ले आया। वह चाहता था कि युनकाई उसके साथ रुके और त्योहार मनाए, लेकिन युनकाई ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि वह वापस जाकर अपनी बहनों के साथ त्योहार मनाना चाहती है। जैसे ही ली किंगक्यू बैठा, ली डोंगयुए ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सुना है कि वह लड़की एक सदी में एक बार ही पैदा होने वाली प्रतिभा है। ली किंगक्यू ने जवाब दिया, उन्हें सदी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा कहना वास्तव में उनके महत्व को कम आंकना होगा। हजारों हथौड़ों से परिष्कृत होने की नियति विरासत में मिलने के कारण वह युनकाई की क्षमता की भयावहता को भलीभांति जानता था। झाओ जैन, यांग जुवान, जिया, युआनली और युनकाई ली किंगक्यू की योजना में अगले दशक के प्रतिभाशाली प्रतिनिधि हैं। वह ये देखने के लिए उत्सुक है कि 10 वर्षों में ये पांचों लोग कितने शक्तिशाली होंगे। वह आश्चर्यजनक है। ली डोंगयुए आश्चर्यचकित हुई और फिर बोली, हमारे किंगशियाओ संप्रदाय में प्रतिभावान लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो हमें शिष्यों की भर्ती के लिए पहाड़ से नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रतिभावान लोग खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। आखिरकार 10 साल बीत चुके हैं, ली किंगक्यू ने जवाब दिया। उसने अपने सामने बैठे झाओ जैन की ओर देखा, जो फिर से गुप्त नियमावली लिख रहा था। झाओ जैन ने मार्शल आर्ट को मंत्रों में रूपांतरित किया। हालांकि इनमें से अधिकांश मंत्र गहन नहीं थे, फिर भी वे विभिन्न प्रकार के मंत्र थे। ये कार्य भी ली किंगक्यू के कहने पर किया गया था, क्योंकि उस समय धर्मग्रंथ मंडप को बड़ी संख्या में मंत्रों की आवश्यकता थी। झाओ जैन को देखकर ली किंगक्यू को अपने भाग्य के बारे में सोचने से खुद को रोकना मुश्किल हो गया कि वह भी किस्मत के हाथों आसानी से टूट जाने वाला व्यक्ति है। वह जल्द ही 11 साल का हो जाएगा। 16 साल की उम्र पार करने के बाद उसकी समझ का स्तर और भी बढ़ जाएगा। उस समय झाओ जैन 2 उत्कृष्ट स्तरों का प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा और अपने वास्तविक मार्शल बॉडी के साथ वह शायद जूनिंग और जियांग झाओशिया की बराबरी कर लेगा। 16 वर्ष की आयु में झाओ जैन की बराबरी करने वाला एकमात्र व्यक्ति चू जिंग था, लेकिन चू जिंग तब तक तलवारबाजी में निपुण हो चुका था। झांग युचुन खाना लेकर आया, अपना एप्रन उतारा, लेकिन किंगक्यू के बगल में बैठ गया और बोला, बड़े भाई, डोंगलिंग प्रांत ने गो प्रांत पर युद्ध की घोषणा कर दी है। दोनों पक्ष अपनी सेनाएं जुटा रहे हैं और अगले साल वसंत के बाद एक बड़ा युद्ध होने की संभावना है। सी फैंग और किन ये संभवतः युद्ध के मैदान में आमने सामने होंगे। लेकिन किंगक्यू ने एक फल उठाया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, हवा अपनी सीमा जानती है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि वे दुश्मन बन जाएंगे। ये सब उनके अपने फैसले हैं, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला। मुझे विश्वास है कि वे अपने मूल सिद्धांतों का पालन करेंगे। लेकिन किंगक्यू को इस युद्ध की कोई चिंता नहीं थी। लीसिफेंग के पहाड़ से नीचे आने से पहले ही वह पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। सम्राट जुवान तलवार की शक्ति से डोंगलिंग प्रांत की जीत निश्चित थी। जब तक डोंगलिंग प्रांत की सेना ताइकुन पर्वत पर कोई गड़बड़ी नहीं करती, तब तक सब ठीक है। किन परिवार की बात करें तो वे मूल रूप से एक पतनशील कुलीन परिवार थे। किंगशियाओ संप्रदाय से मिली अपार सहायता के कारण ही वे सामंती स्वामी के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच पाए हैं। अब आगे की राह उनके अपने हाथों में है। अगर वे जीत नहीं पाते तो यह उनका भाग्य है। ये देखकर कि ली किंगक्यू को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है, झांग युचुन ने विषय बदलते हुए कहा, एक और बात है। कांगजोऊ में एक नया प्रीफेक्ट नियुक्त हुआ है, जिसका उपनाम की है। ऐसा लगता है कि परिवार अब आगे आने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि जू जिन की क्या स्थिति है। लेकिन किंगक्यू ने एक पल सोचा और कहा, अगर जू जिन गर्मियों की शुरुआत तक नहीं लौटा तो मैं जूनिंग को उसके रास्ते पर भेज दूंगा। जूनिंग बड़ी हो गई है और वाकई आत्मनिर्भर है। वैसे उसकी साधना का स्तर अब क्या है? झांग युचुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। किंगजियाओ संप्रदाय में इतने सारे लोग हैं कि आंतरिक मामलों का प्रभार संभालने में उन्हें बहुत सहजता महसूस होती है। अब उन्हें स्वयं पहाड़ से नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी समस्या का सामना करने पर वे घबराते भी नहीं हैं। पोषक तत्व क्षेत्र का 8वां स्तर, ली किंगक्यू ने लापरवाही से जवाब दिया। ये सुनकर झांग युचुन की आंखें चमक उठी। ली डोंगयुए अचंभित रह गई और झाओ जैन ने ली किंगक्यू की ओर देखा। अचानक उसका मैनुअल लिखने का मन ही नहीं रहा। झांग युचुन आह भरे बिना नहीं रह सकी। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि संप्रदाय के शिष्यों के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेना वाकई मुश्किल था।
बड़े भाई, आपके शिष्यों को भविष्य में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, विशेषकर झाओ जैन को। उसके सामने बैठे झाओ जैन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और झट से उठकर बोले, असंभव, मुझे इससे पहले कभी पहला स्थान नहीं मिला। अध्याय 157 परम कौशल। झांग यूचुन के सुझाव ने झाओ जैन को चिंतित कर दिया। वह हमेशा से किंगशियाओ संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली शिष्य या कम से कम सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनने की ख्वाहिश रखता था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में मिली हार ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वह जूनिंग से हार स्वीकार कर सकता था। आखिरकार वह उसकी बड़ी बहन थी जिसने उससे पहले साधना की दुनिया में प्रवेश किया था। वह जूजिन से हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता से पहले भी वह जूजिन से कई बार हार चुका था। पहले तो वह अपनी कम उम्र का बहाना बना सकता था, लेकिन अब वह 11 साल का हो चुका था और अब कई सालों तक वह कम उम्र का बहाना नहीं बना पाएगा। वह 10 साल बाद मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पहला स्थान जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए उसने अगले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का इनाम छोड़ दिया और सीधे शीर्ष 10 मुकाबलों में भाग लेना चाहा, ठीक उसी तरह जैसे जूनिंग, जिसका एकमात्र लक्ष्य जीतना था। उसे अपने गुरु को मनाना पड़ा। परिणामस्वरूप जैसे ही वह अपना प्रयास करने वाला था, झांग यूचुन ने उसके गोल को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। ये ठीक नहीं है, ली डोंगयुए ने कहा। दूसरे वरिष्ठ भाई, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अन्य शिष्य तो शिष्य हैं, लेकिन वरिष्ठ भाई के शिष्य संप्रदाय के शिष्य नहीं माने जाते। झांग यूचुन हंसते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शिष्यों के लिए संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक अच्छा अवसर है। बड़े भाई का शिष्य प्रतिभाशाली है और उसके पास संसाधन भी है, इसलिए उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि झाओ जैन को पुरस्कारों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर वह भाग लेता है तो वह निश्चित रूप से अन्य शिष्यों को बाहर कर देगा, बिल्कुल जूनिंग की तरह। ली सिजिन खाना लेकर आए और चिढ़कर बोली, दूसरे बड़े भाई, आप तो बस अपने शिष्य के लिए लड़ना चाहते हैं। इसके कई कारण हैं। अगर झाओ जैन लड़ाई प्रतियोगिता में भाग नहीं भी लेता है, तब भी आपका शिष्य और यूलिंग हॉल के शिष्य प्रथम स्थान नहीं जीत पाएंगे। अगली बार यांग डोंग निश्चित रूप से मेरे शिष्य यांग चेंगयू से हार जाएगा। झाओ जैन की चिंता और भी बढ़ गई। वे बातचीत के दौरान सम्मेलन में उनकी भागीदारी को कैसे रद्द कर सकते थे। यांग चेंगयू वाकई प्रतिभाशाली है, लेकिन यांग डोंग मेरे हॉल में इकलौता प्रतिभाशाली नहीं है। झांग यूचुन ने ली सिजिन की ओर देखते हुए कहा। दोनों को बहस शुरू करते देख ली डोंगयुए ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ बड़े भाई के शिष्य के पास ही संसाधन हैं? आपके शिष्यों के पास भी हैं। अगर हम सचमुच निष्पक्षता और सिर्फ संसाधनों के पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो हॉल में मौजूद सभी शिष्यों को इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए। झांग यूचुन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, यह बात समझ में आती है। मैं जूनिंग से डर गया था। बड़े भाई का निर्णय वाकई बहुत सटीक है। अगर झाओ जैन भाग न भी ले तो भी जी या तो है ही। सच कहूं तो वह लड़का हद से ज्यादा उग्र है। उसकी युआनची इतनी शक्तिशाली है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा। मेरे शिष्य की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हारा शिष्य भी उससे टकरा जाए तो वह भी मारा जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके मन में स्वार्थी इरादे थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके बड़े भाई के शिष्य को अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि संप्रदाय के नेता का शिष्य बनने के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में एक साधारण शिष्य जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, संप्रदाय के नेता का शिष्य बनते ही वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्यू ने मेज पर उंगली से थपथपाते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कब साधना संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गई? ये संसाधन तो बस इनाम है, बोनस। प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य शिष्यों की साधना क्षमता का परीक्षण करना और उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना है। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि जब तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में यात्रा करो और किसी दुश्मन से सामना हो, तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए कि मुझसे बेहतर मार्शल आर्ट संसाधन और पृष्ठभूमि वाले लोग मुझ पर हमला नहीं कर सकते? झांग यूचुन थोड़ा शर्मा गई और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ली सिजिन को चेतावनी मिलने पर जरा भी शर्म नहीं आई। वह ली किंगक्यू के पीछे चली गई और झांग यूचुन से बोली, हाँ दूसरे बड़े भाई, आप बहुत भोले हैं। झांग यूचुन गुस्से से आग बबूला हो गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या तुमसे ज्यादा भोला कोई और है? हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके बड़े भाई सही थे। यदि हर चीज का मूल्यांकन केवल लाभ के आधार पर किया जाए तो पूरी बात अपना अर्थ खो देती है। लेकिन क्यू ने आगे कहा, अपने शिष्यों के हितों की रक्षा करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी भी संप्रदाय में संसाधन स्वाभाविक रूप से उच्च प्रतिभा या अधिक योगदान वाले शिष्यों की ओर झुके होते हैं। निष्पक्षता, ये तो सापेक्षिक ही हो सकती है। लोगों को संप्रदाय में प्रवेश करने और साधना करने का अवसर देना ही सबसे बड़ा परोपकार है। उसकी निगाहें झांग यूचुन पर पड़ी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन झांग यूचुन बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। अपने बड़े भाई को गंभीर देखकर ली सिजिन ने तुरंत मजाक करना बंद कर दिया। जब झाओ जैन ने अपने गुरु को बोलते देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली। वह फिर से बैठ गया और अपने गुरु को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगा। यूचुन, हमेशा पहाड़ की तलहटी पर ही ध्यान मत दो। तुम्हें अपने शिष्यों पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। वे जो कुछ भी कहें उस पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। मैं तुम्हें पहले से सूचित कर रहा हूं कि प्रवर्तन हॉल की न्यूज से निपटेगा। यही मेरी मंशा भी है। लेकिन क्यू ने आगे कहा, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। लेकिन क्यू की राय में झांग यूचुन ने बहुत अच्छा काम किया है। बस उनकी ऊर्जा सीमित है। लिंगतान का प्रबंधन करते हुए उन्हें कई शक्तिशाली परिवारों से भी निपटना पड़ता है और खुफिया जानकारी भी संभालनी पड़ती है। इतने भारी बोझ के कारण स्वाभाविक रूप से वे अपने शिष्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। शायद इसका कारण ये था कि झांग यूचुन अपने शिष्यों के प्रति ऋणी महसूस कर रहा था और इसलिए वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। वरिष्ठ शिष्य होने के नाते लेकिन क्यू का काम समय पर याद दिलाना था। जहां तक संघर्षों की बात है तो कोई बात नहीं, बचपन से ही उनके बीच संघर्ष होते रहे हैं। लेकिन क्यू को विश्वास है कि झांग यूचुन और उनके साथी शिष्य किंगशियाओ संप्रदाय के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब झांग यूचुन ने ली किंगक्यू को किन्युए का जिक्र करते सुना तो वह तुरंत घबरा गया और सावधानी से पूछा, बड़े भाई, उसने क्या गलती की? कल पता चल जाएगा। लेकिन क्यू ने उदासीनता से जवाब दिया। झांग यूचुन को तुरंत समझ आ गया कि उसका बड़ा भाई गुस्से में है।
वह घबरा गया और उसने अगले दिन पूरी तरह से जांच करने का फैसला किया। उसे आज रात किन युए के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह किन युए को सतर्क कर दे। अपने शिष्य और अपने बड़े भाई के बीच वह अपने बड़े भाई पर अधिक भरोसा करता था। वह अपने शिष्यों की परवाह करता है क्योंकि उसके बड़े भाई ने बचपन से ही उसकी और उसके छोटे भाई बहनों की देखभाल की है और वह अपने मूल उद्देश्य को कभी नहीं भूलेगा। झांग यूचुन के दिल में किंगजियाओ संप्रदाय ली किंगकियू के बिना अस्तित्व में नहीं होगा और वह ली किंगकियू की खातिर किंगजियाओ संप्रदाय को छोड़ने के लिए तैयार होगा। बड़े भाई, नया साल है, दूसरे भाई को डराए मत। वह भी बहुत मेहनत करता है, उसी की वजह से आपको अपने शिष्यों को सिखाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए इतना समय मिलता है, ली डोंगयुए ने सलाह दी। लेकिन कियू मुस्कुराए, उसे घूर कर देखा और बोली, आपने मेरे द्वारा अभी अभी बनाए गए प्रभावशाली व्यक्तित्व को पहले ही उजागर कर दिया है, सीनियर ब्रदर। झांग यूचुन भी मुस्कुराए, बचपन में भी ऐसा ही होता था। जब भी उनका बड़ा भाई उन्हें डांटता या पीटता, ली डोंगयुए ही उन्हें रोकने के लिए आगे आती थी। वैसे देखा जाए तो केवल ली डोंगयुए ही ऐसी हैं जो न तो बड़े भाई को नाराज करती हैं और न ही उन्हें। माहौल में शांति देखकर ली सिजिन तुरंत मुस्कुराए और बोले, वरिष्ठ भाई, मेरे पास एक सुझाव है। हर 10 साल में एक बार मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करना बहुत लंबा इंतजार है। शिष्य आजकल मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं को लेकर बहुत उत्साहित हैं। क्यों न हम हर साल बाह्य संप्रदाय प्रतियोगिताएं, आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिताएं और सच्चे शिष्य प्रतियोगिताएं आयोजित करें। इस तरह साधना स्तर में कोई बड़ा अंतर नहीं रहेगा। झांग यूचुन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। ली डोंगयुए ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अच्छा क्या है? इस तरह से करने में तो बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन कियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। नया साल है, इसलिए सरकारी मामलों पर चर्चा करने से बचें। मेरे शिष्यों, आज हमारे पास कौन सी उत्तम शराब है? आंगन के द्वार की ओर से हंसी की आवाज आई। किंग शियाओ जेनरे न करते हुए आंगन में दाखिल हुआ। उसे देखते ही ली सिजिन ने आंखें घुमाईं और तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी। लेकिन कियू ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ली डोंगयुए ने धीरे से हंसते हुए कहा, हमारी गुरु को अपने शिष्यों में से एक, यांग चेंगयू, पसंद आ गया है और वह उसे प्रवर्तन हॉल में भर्ती कराना चाहती हैं। सिजिन अभी भी उससे नाराज है। ली क्विंगकियू को अचानक एहसास हुआ, यांग चेंगयू साधना कक्ष का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य है और उसने युद्ध प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में भी स्थान प्राप्त किया है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि वह दूसरों के निशाने पर होगा। 7 हॉलों में से साधना हॉल की सैद्धांतिक शक्ति सबसे कमजोर है। अधिकांश प्रतिभाशाली शिष्य साधना हॉल का चयन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि फूल पौधे उगाने में कोई भविष्य नहीं है। यांग चेंगयू नामक उस प्रतिभाशाली शिष्य को ली किंगकियू ने चुना था और ली सिजिन ने उसे अपनी टीम में शामिल किया था। उस समय यांग चेंगयू ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया था। साधना के मार्ग पर चलने से पहले कई प्रतिभाशाली शिष्यों में मार्शल आर्ट की प्रतिभा की कमी होती है और उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। साधना और मार्शल आर्ट दो अलग अलग चीजें हैं और साधना प्रतिभा की और भी अधिक परीक्षा लेती है। लेकिन कियू का इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी चीजों को रोका नहीं जा सकता था और शिष्य कोई वस्तु नहीं थे, वे स्वयं तय करेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। मास्टर किंग शियाओ के आगमन के बाद लिंग शियाओ आंगन में तुरंत चहल पहल छा गई। उसने झाओ जेन को एक गुप्त नियमावली लिखते हुए देखा, इसलिए वह तुरंत उसके पास गया और झाओ जेन को उपदेश देने लगा, ये कहते हुए कि इतनी कम उम्र में उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान देना चाहिए और इतनी सारी दिखावटी चालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। झाओ जेन असहमत थे, उनका मानना था कि वे संप्रदाय में योगदान दे रहे हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद वुमान, एर, यांग ज्यूडिंग, झांग यू, झूलान, शेन यू, चाई युनशांग और संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य एक एक करके पहुंचे। लेकिन कियू ने शेन युए की ओर एक नजर डाली, ये बुरा आदमी बहुत तेजी से साधना कर रहा है। ये पोषण सार क्षेत्र का 5वां स्तर है। वह अपनी उत्कृष्ट योग्यता और असाधारण समझ के सचमुच हकदार हैं। निस्संदेह उनकी तीव्र प्रगति में 1000 आत्माओं के आशीर्वाद प्राप्त भूमि का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कियू को इस बात की बहुत जिज्ञासा थी कि शेन यू और जूनिंग में से कौन अधिक शक्तिशाली है। दोनों ने ही तलवारबाजी की साधना में महारत हासिल कर ली थी। अल्पविराम, जीवंत वसंत उत्सव बीत चुका है और ताइकुन पर्वत को ढकने वाली शीतकालीन बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। पहाड़ की चोटी पर ली किंगकियू एक चट्टान के किनारे पर पालथी मारकर बैठा था और उसके सामने एक छोटी चांदी की तलवार की छाया तैर रही थी। वह अपनी स्वयं निर्मित आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार का अध्ययन कर रहा है। वह काफी समय से एक सवाल पर विचार कर रहा था, उसका सबसे कुशल जादू कौन सा था। वह कई मंत्र जानता है लेकिन उनमें से किसी में भी निपुण नहीं है। वह आसानी से अपने विरोधियों को हरा और मार सकता है, इसका मुख्य कारण उसकी उच्च साधना क्षमता है। 1000 परिष्करण तकनीक की नकल करने के बाद ली किंगकियू ने एक अद्वितीय कौशल विकसित करने का फैसला किया जो अन्य साधकों के स्तर को पार कर जाएगा। तलवारबाजी का दीवाना होने का जन्म उसे तलवारबाजी के सार को जल्दी से समझने में सक्षम बनाता है और यह हजारों हथौड़ों के माध्यम से परिष्कृत के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जिससे वह कम से कम समय में एक अद्वितीय कौशल में महारत हासिल कर सकता है। उसने बार बार आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार की छाया को संघनित किया, जिससे उसके दिमाग में लगातार नई अंतर्दृष्टि उभरती रही और उसके लिए रुकना असंभव हो गया। अचानक चट्टान के तल से एक आकृति ऊपर की ओर उड़ती हुई आई। वह झांग यूचुन थी। झांग यूचुन ने अब तलवार पर उड़ना सीख लिया है, लेकिन उसकी साधना का स्तर अभी भी पोषण युवान क्षेत्र के 4थे स्तर पर ही अटका हुआ है। साधना का ये स्तर उसके लिए पर्याप्त है और वह अपना अधिकांश समय पवित्र भूमि में साधना करने में व्यतीत नहीं कर सकता। वह ली किंगकियू के बगल में उतरा और फुसफुसाते हुए बोला, बड़े भाई, जियांग परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई है। आंखें खोले बिना ली किंगकियू ने पूछा, कौन सा जियांग वंश? मेरे तीसरे छोटे भाई के पूरे परिवार को लिंगटियन संप्रदाय ने मार डाला था। केवल एक बेटा बच निकला, उसका छोटा भाई जियांग नियान। वह बचपन में हमारे किंग शियाओ पर्वत पर भी आया था, झांग यूचुन ने गंभीर भाव से कहा। ये सुनकर ली किंगकियू ने अपनी आंखें खोली, झांग यूचुन की ओर देखा और पूछा, क्या कारण है? झांग यूचुन एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, वे तीसरे छोटे भाई को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने जियांग नियान को यह बताने के लिए भी भेजा है कि अगला निशाना ली परिवार है।
वे जून से पहले पूरे ली परिवार को निश्चित रूप से मार डालेंगे। अध्याय 158 विकल्प मूल्य। ये सुनकर कि लिंक्डइन संप्रदाय ली परिवार का नरसंहार करने का इरादा रखता है, लेकिन कियू का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उन्हें ली परिवार की परवाह नहीं थी, लेकिन इस व्यवहार से वे बेहद नाराज थे। अगर उन्हें किंग शियाओ संप्रदाय से निपटना था तो वे सीधे उन पर हमला कर सकते थे। निर्दोष लोगों को इसमें घसीटने का क्या मतलब था? झांग यूचुन ने आगे कहा, लिंक्डइन संप्रदाय के कार्यों के लिए उनके पास कोई न कोई आधार तो जरूर होगा, लेकिन वे हमसे निपटने में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन कियू ने कहा, शेन युए को ढूंढो और उसे तीसरे कनिष्ठ भाई की जगह नियुक्त करो। झांग यूचुन ने सिर हिलाया, तुरंत चट्टान से छलांग लगाए और अपनी तलवार पर सवार होकर उड़ गया। लेकिन कियू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार का अभ्यास जारी रखा। अगली सुबह जियांग झाओशिया जल्दी लौट आया। उसकी उपस्थिति को भांपते हुए लेकिन कियू गुफा से बाहर निकला और लिंग शियाओ आंगन में आ गया। उसी समय उसने युआन क्यूई को लियांग और जूनिन को बुलाने का निर्देश दिया। बड़े भाई, इतनी जल्दी में क्या बात है? जियांग झाओशिया ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। लेकिन कियू ने उसे बैठने के लिए कहा और फिर उसे लिंग तियानमेन के कारनामे के बारे में बताया। ये सब सुनने के बाद जियांग झाओशिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उसका जियांग परिवार से सचमुच कोई लेना देना ही न हो। लेकिन कियू ने आह भरते हुए कहा, बड़े भाई के सामने शांत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई आपकी शान जानते हैं। आप सचमुच जियांग परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन जियांग परिवार के पूरी तरह से नष्ट हो जाने से आप पूरी तरह से बेपरवाह नहीं रह सकते। ये सुनकर जियांग झाओशिया का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ। हम उन्हें अब और मनमानी करने नहीं दे सकते। हाँ, आप कल पहाड़ से नीचे उतरेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। और कौन? लियांग भी जाएगा। लिंक्डइन संप्रदाय पर ली परिवार का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना ही होगा। जूनिंग भी उसके साथ जाएगी। वह पहले ही पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी है और अपने साथ 50 सच्चे शिष्यों को लाएगी। लेकिन कियू ने शांत स्वर में बात की, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था, लिंक्डइन संप्रदाय को नष्ट करना ही होगा। जब जियांग झाओशिया ने सुना कि जूनिंग ने पोषण युआन क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया है, तो उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने लेकिन कियू की व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे समझते थे कि एक व्यक्ति द्वारा लिंक्डइन संप्रदाय को नष्ट करने का महत्व कई शिष्यों को भेजने से अलग था। इस बार लेकिन कियू पूरे मार्शल आर्ट जगत को किंग शियाओ संप्रदाय के प्रकोप का एहसास कराएगा। जियांग नियान यहाँ है, क्या तुम पहले उससे मिलना चाहोगी? वैसे भी हम कल तक नहीं जा रहे हैं। आखिर वो तुम्हारा भाई है। लेकिन कियू ने जियांग झाओशिया से पूछा। जियांग झाओशिया सहज रूप से मना करना चाहता था, लेकिन अपने बड़े भाई की आंखों को देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। अच्छा। जियांग झाओशिया उठी और जियांग नियान से पूछे बिना ही चली गई कि वह कहाँ है। लेकिन कियू को विश्वास था कि वह उसे ढूंढ लेगा, इसलिए उसने उसे आवाज नहीं दी। कुछ देर बाद जूनिंग लिंग शियाओ आंगन में आ पहुंची। युआन क्यूई अभी तक वापस नहीं लौटा था। संभवतः जूनिंग खबर मिलते ही जियांग शिखर से दौड़कर आई थी। गुरुजी, क्या बात है? जूनिंग ने थोड़ी उम्मीद भरी आवाज में पूछा। वह लंबे समय से किसी मिशन को अंजाम देने के लिए पहाड़ से नीचे नहीं गई थी और वहां नीचे जाने के लिए बेताब थी। सबके आने तक इंतजार करते हैं, लेकिन कियू ने जवाब दिया। ये सुनकर जूनिंग तुरंत शांत हो गया और उसके बगल में बैठ गया। गुरु और शिष्य चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। आधा घंटा और बीत गया और आखिरकार युआन क्यूई लियांग को अस्पताल ले आए। दो पर्वतीय चोटियों के बीच बार बार आने जाने से युआन ची की सांस फूलने लगी। लेकिन कियू को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने उसे और भी लगन से अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने हेतु उसे थोड़ा परेशान किया। संप्रदाय के गुरुजी, क्या बात है? लियांग ने उत्सुकता से पूछा। पिछले कुछ दिनों से साधना करने के लिए पवित्र भूमि पर जाने के बजाय वह किंग शियाओ पर्वत पर जादू का अभ्यास कर रहा है। लेकिन कियू ने एक बार फिर लिंग तियानमेन के कारनामों का वर्णन किया, जिसे सुनकर दोनों पुरुषों का रंग बदल गया और यहाँ तक कि बगल में खड़ा युआन क्यूई भी भयभीत हो गया। क्या वाकई में ऐसे संप्रदाय हैं जो किंग शियाओ संप्रदाय को उकसाने की हिम्मत करते हैं? इसके अलावा यह इतना क्रूर था कि यह मौत तक की लड़ाई थी। जब लियांग को पता चला कि लिंग तियानमेन ली परिवार का इस्तेमाल करके किंग शियाओमेन को धमका रहा है, तो वह क्रोधित हो गया। हालांकि अब वह पहले जैसा उग्र मार्शल आर्ट चैंपियन नहीं रहा था। उसने अपने क्रोध को दबाया और संप्रदाय प्रमुख के निर्देशों की प्रतीक्षा की। जाओ और तैयारी करो, कल सुबह जल्दी ही इंपीरियल स्पिरिट हॉल पहुंचो। हॉलमास्टर झांग तुम्हें लिंक्डइन संप्रदाय के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन कियू ने निर्देश दिया। जूनिंग और लियांग ने सिर हिलाया, फिर खड़े हुए झुककर प्रणाम किया और विदा ले ली। उन दोनों के चले जाने के बाद लेकिन कियू ने अपने थैले से कागज की कई शीटें निकाली, जिन पर 50 सच्चे शिष्यों के नाम लिखे हुए थे। सूची में शामिल शिष्यों को अपने मिशन की तैयारी करने और कल सुबह सबसे पहले शाही आत्मा हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहें, लेकिन कियू ने युआन क्यूई को निर्देश दिया। युआन क्यूई ने सूचियां स्वीकार की, तुरंत झुककर अभिवादन किया और विदा ले ली। लेकिन कियू ने आंगन में लगे आड़ू के पेड़ की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, एक मार्शल आर्ट का दिग्गज है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सचमुच इतने ही ताकतवर होंगे। अल्पविराम। एक और दिन बीत गया। अगले दिन भोर होते ही जियांग झाओशिया, जूनिंग और लियांग 50 सच्चे शिष्यों को लेकर पर्वत से नीचे उतरे। इतने सारे शिष्यों को एक साथ पर्वत से नीचे उतरते देख वहां मौजूद लोगों में काफी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसे ही दोपहर होने वाली थी, युआन क्यूई तीनों शियाओ भाइयों को आंगन में ले आया। युआन क्यूई के चले जाने के बाद जियाओ वुडी ने उत्सुकता से पूछा, पंथ के गुरु, आज सुबह इतनी जल्दी इतने सारे सच्चे शिष्य पहाड़ से नीचे क्यों आ रहे हैं? शाओ वुकिंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, भाई ऐसे सवाल मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए। लेकिन कियू ने कुछ भी नहीं छिपाया और ऑपरेशन के कारण और परिणाम को विस्तार से समझाया, जिससे तीनों भाई बेहद क्रोधित हो गए और खुद पहाड़ से नीचे उतरना चाहते थे। मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन कियू ने गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या बात है? जियाओ वुकिंग ने सावधानी से पूछा। अचानक उसे एहसास हुआ कि इस समय संप्रदाय के नेता का बुलावा शायद अच्छा नहीं है। लेकिन कियू शांत रहे और धीरे से बोले, लिंक्डइन संप्रदाय के दूसरे संरक्षक का नाम शाओ वुई है।
ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे के भाव बदल गए। जियाओ वुकिंग ने तुरंत कहा, पंत के गुरुजी, हमारा लिंक्डइन संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। जियाओ वुडी ने गुस्से से कहा, वह दरिंदा जियाओ वुहुई सच में कुछ भी अच्छा नहीं करता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे संप्रदाय में शामिल हो जाएगा। शाओ वुमिंग चुप रहा। ली किंगक्यू को इतनी ठंडी और तीखी निगाहों से घूरता रहा कि अगर ली किंगक्यू को उसकी नियति और वफादारी का पता न होता तो वह सोचती कि उसे उससे कोई समस्या है। मुझे पता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हालात इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। किंगशियाओ संप्रदाय और लिंक्डइन संप्रदाय के बीच का झगड़ा सुलझाना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे पिता जिंदा बच जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी मौत हो जाती है तो मुझे दोष मत देना, ली किंगक्यू ने गंभीरता से कहा। वह चीज़ों को खुलकर सामने रखना पसंद करता था ताकि बाद में उन तीनों के दिलों में किसी तरह की नाराजगी न रह जाए। जियाओ वुडी ने दांत पीसते हुए कहा, दादाजी ने हमारा नाम बदलकर वो पीढ़ी रख दिया क्योंकि वे उसे अपना बेटा नहीं मानना चाहते थे। संप्रदाय के गुरुजी, अगर यह सब उसी ने करवाया है तो भले ही संप्रदाय उसे पकड़ने का फैसला करे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनकी यादों में शियाओ वुहुई की आवाज़ और चेहरा धुंधला हो गया है। अगर शियाओ वुहुई समय से पहले नहीं जाती तो उनके दादाजी की बीमारी से मौत कैसे हो सकती थी। अगर उनकी मुलाकात मास्टर किंग शियाओ से न हुई होती तो शायद वे अब भी उसी गांव में रह रहे होते और एक साधारण और नीरस जीवन व्यतीत कर रहे होते। अगर संप्रदाय के नेता को तसल्ली नहीं है तो हम तीनों अपनी सीखी हुई बातों को छोड़कर अकेले ही पहाड़ से नीचे उतर सकते हैं, जियाओ वुमिंग ने अचानक कहा। लेकिन क्यू ने आंखें घुमाई और चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या मैं इतनी संकीर्ण सोच वाली इंसान हूँ? मैंने यह बात भविष्य में किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए कही थी। हालांकि तुम तीनों औपचारिक रूप से मेरे शिष्य नहीं बने हो, लेकिन दिल से तुम मेरे छात्रों से कम नहीं हो। मुझे बस उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगे और मुझसे नाराज नहीं होगे। ये सुनकर तीनों शियाओ भाइयों ने राहत की सांस ली। ऐसा नहीं था कि वे ली किंगक्यू द्वारा दंडित किए जाने से डरते थे, बात बस इतनी थी कि वे अपनी वर्तमान जिंदगी को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा लिंगतियानमेन ने ही किंग शियाओमेन को उकसाया था और ऐसा घिनौना काम करवाया था। वे शियाओ वुहुई को बरी नहीं कर सकते थे और न ही वे ऐसा करना चाहते थे। ठीक है, जाओ और अपने कौशल का अभ्यास करो। हाँ। तीनों भाइयों ने ली किंगक्यू को जल्दी से प्रणाम किया और फिर एक साथ चले गए। युआन क्यूई उनके पीछे हते हुए चेहरों को देखता रहा, वह सोच में डूबा हुआ था। लिंग शियाओ आंगन से निकलने के बाद युआन क्यूई ने ली किंगक्यू की ओर मुड़कर धीमी आवाज में पूछा, संप्रदाय के गुरुजी, क्या मुझे किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहना चाहिए? ली किंगक्यू ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इतनी तुच्छ हूँ? युआन क्यूई ने अपना सिर खुजाया, एक अजीब सी मुस्कान दी और समझाया, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप तुच्छ हैं या नहीं, ये सिर्फ परिवार का मामला है। यह मार्शल आर्ट की दुनिया है। रुख और भावनाओं के बीच संघर्ष अपरिहार्य है और साधना का मार्ग तो और भी अधिक। हमेशा कुछ न कुछ चुनाव करने होंगे और यह भी उन्हीं के लिए एक परीक्षा है, लेकिन क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। यदि इस वजह से तीनों शियाओ भाई उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो वह क्रोधित नहीं होगा, वह बस उन्हें खत्म कर देगा। इस जीवन में वह महान कर्म करने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि केवल एक स्वच्छ अंतरात्मा पाने की इच्छा रखता है। लेकिन क्यू की बातें सुनकर युआन क्यूई गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। किसी कारणवश उसे यह आशंका सता रही थी कि कहीं वह या उसका भाई इस संप्रदाय के विरुद्ध न हो जाएं। यदि ऐसा हुआ तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने झट से अपना सिर हिलाया और सोचने लगा कि वह क्या सोच रहा है। दूसरी ओर लिंग शियाओ आंगन से निकलने के बाद तीनों शियाओ भाई चुप हो गए। एक सुनसान पहाड़ी जंगल में पहुंचने के बाद जियाओ वुकिंग रुका और बोला, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं किंग जियाओ संप्रदाय का साथ देना चाहता हूं, न केवल इसलिए कि मुझे लगता है कि लिंक्डइन संप्रदाय की हार निश्चित है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे किंग जियाओ संप्रदाय की हर बात पसंद है। मुझे विश्वास है कि किंग जियाओ संप्रदाय मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है और मैं संप्रदाय के नेता को निराश नहीं करना चाहता। शाओ वुडी ने उसकी ओर मुड़कर देखा, उसे घूरते हुए कहा, दूसरे भाई, ये कैसी बातें हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम उस दरिंदे के लिए संप्रदाय को धोखा देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? जान के बदले जान, यही तो उचित है। उसने अपने पिता को जानवर इसलिए कहा क्योंकि उसके दादा ने भी शियाओ वुहुई को यही कहा था। शाओ वुमिंग ने आगे कहा, वह तो रक्षक बन चुका है, फिर भी उसने हमारी तलाश करने के बारे में सोचा तक नहीं। हमें पिता का स्नेह कैसा मिलना चाहिए? शाओ वुकिंग मुस्कुराया और बोला, शायद उसके पास हमारे पास न आने का कोई अवर्णनीय कारण हो, लेकिन कृपया याद रखें, भविष्य में चाहे कोई भी उसकी ओर से हमारे पास आए या चाहे वह स्वयं ही आए, कारण चाहे कितना भी दयनीय या बेबसी भरा क्यों न हो, हम नर्म दिल नहीं हो सकते। अब से हम उसके हथियार बन सकते हैं, वे हथियार जिनका उपयोग लिंक्डइन संप्रदाय किंग शियाओ संप्रदाय से निपटने के लिए करेगा। जियो वुडी और जियो वुमिंग ने सिर हिलाया। फिर भी तीनों भाई कुछ हद तक असहज थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संप्रदाय का नेता उनके बारे में क्या सोचता है। हालांकि उसके बाद के दिनों में ली किंगक्यू ने पहले की तरह ही उन्हें साधना में मार्गदर्शन देना और जादू के अभ्यास का प्रशिक्षण देना जारी रखा, मानो शियाओ वुहुई का कभी अस्तित्व ही न रहा हो। इससे तीनों भाइयों को राहत मिली और वे ली किंगक्यू के प्रति और भी अधिक कृतज्ञ हो गए। सच कहें तो अगर वे उनकी जगह होते तो उनके लिए नाराजगी महसूस न करना मुश्किल होता। अल्पविराम। देर रात पहाड़ों में अलाव जल रहा था। जूजिन अलाव के दोनों ओर एक 12 या 13 वर्ष के लड़के के साथ बैठे थे। लड़के के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था और वह समय समय पर चिंतित भाव से जूजिन की ओर देखता था। जूजिन पालथी मारकर बैठा था, उसकी तलवार की म्यान उसके बगल में मिट्टी में गहराई तक गड़ी हुई थी। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास करके अपने घावों को भर रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वरिष्ठ, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आपको मुझे अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, लड़के ने दांत पीसते हुए कहा। जूजिन ने आंखें भी नहीं खोली और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बचा रहा हूं क्योंकि तुम दयनीय हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम्हारा कुछ महत्व है। शायद हमारे संप्रदाय के नेता तुम्हारा उपयोग कर सकें। अध्याय 159 प्राचीन देवता दिव्य सेवक। जूजिन की बातें सुनकर लड़के ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी क्या अहमियत है? उन्होंने 9 दिव्य पुत्रों का पालन पोषण किया और मैं सबसे कम प्रतिभाशाली हूँ। मैं तो बस संयोग से बच गया।
जू जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चोट से उबरने पर ध्यान केंद्रित किया। ये देखकर लड़का बेहद भावुक हो गया कि उसने उस पर हार मानने से इनकार कर दिया था। वरिष्ठ, क्या आप मुझे किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में बता सकते हैं? हालांकि मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन वे केवल इतना कहते हैं कि किंगशियाओ संप्रदाय बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है, लेकिन मुझे इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, युवक ने फिर पूछा। उसने दोनों हाथों से अपनी बाहों को गले लगाया, आगे की ओर झुका और स्पष्ट रूप से उसे ठंड लग रही थी। जू जिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, किंगशियाओ संप्रदाय मेरे लिए सिर्फ एक संप्रदाय नहीं बल्कि एक घर है। मैंने ऐसा कोई संप्रदाय नहीं देखा जो अपने सभी शिष्यों को भरपेट भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराने की गारंटी दे सके। चाहे उनके मार्शल आर्ट कौशल या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सभी के बुनियादी मानवाधिकार समान हैं। सत्ता में बैठे लोग भी अपने शिष्यों पर मनमाने ढंग से अत्याचार नहीं कर सकते। व्यवहार में अंतर हो सकता है, लेकिन गरिमा में कोई अंतर नहीं है। उस समय मैं किंगशियाओ संप्रदाय में केवल भोजन करने के लिए शामिल हुआ था, लेकिन संप्रदाय के नेता ने कहा कि मुझमें एक ऐसी प्रतिभा है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, और उन्होंने मुझे अपने तीसरे कनिष्ठ भाई, जो मेरे गुरु हैं, से मिलवाने पर जोर दिया। मुझे याद है कि कुलीन परिवारों के कुछ शिष्य मुझे ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते थे। मैं उस समय की अपनी अनुभूति को कभी नहीं भूलूंगा। वह धीरे और कोमल स्वर में बोलता था, लेकिन हर शब्द लड़के के दिल को छू जाता था। क्यूई परिवार में जन्मा लड़का यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह भी मौजूद है। गरिमा, ये कितना अपरिचित शब्द है। जू जिन के वर्णन को सुनकर लड़के के मन में किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में कल्पनाएं आने लगीं। चांद चमकीला था और तारे कम थे, जंगल में ठंडी हवा बह रही थी, जिससे अलाव की लपटें टिमटिमा रही थीं। कुछ समय बाद लड़का धीरे धीरे नींद महसूस करने लगा। वह जमीन पर लेटा हुआ बुदबुदा रहा था। वरिष्ठ, किंगशियाओ संप्रदाय कितनी दूर है? जू जिन ने अपनी आंखें खोलीं, आग की रोशनी से उसका ठंडा चेहरा जगमगा उठा। उसकी निगाहें गहरी थीं और उसने मन ही मन बुदबुदाया, तो लोगों को बचाना उन्हें मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अल्पविराम। जैसे ही जियांग झाओशिया और जूनिंग पहाड़ से नीचे उतरे और शेन्यू युआनटाई ब्लेस लैंड में ही रह गई, लेकिन कियू को अचानक एहसास हुआ कि संप्रदाय को अभी भी शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने 7 हॉल मास्टर्स को बुलाया और उनमें से प्रत्येक से कहा कि वे पोषण युआन क्षेत्र के चौथे स्तर की साधना वाले एक शिष्य का चयन करें और उसे एकांत साधना के लिए 1000 आत्माओं के आशीर्वाद वाले देश में भेजें। 7 हॉल मास्टर बहुत उत्साहित थे। आखिर 1000 आत्माओं के पवित्र लोक में हर कोई अनिश्चित काल तक साधना नहीं कर सकता। 1000 आत्माओं के पवित्र लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा असीमित नहीं है, ये 1000 आत्माओं के वृक्ष द्वारा पोषित होती है। यदि बहुत सारे शिष्य आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर लें तो 1000 आत्माओं के पवित्र लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए एक ही समय में शिष्यों की संख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। इस मामले को सुलझाने के बाद ली किंगक्यू ने आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार की साधना पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। हालांकि कई प्रमुख शिष्यों ने किंगशियाओ संप्रदाय छोड़ दिया, फिर भी संप्रदाय जीवंत बना हुआ है और हर दिन नए शिष्य इसमें शामिल हो रहे हैं। फरवरी तक लिंगतियानमेन के अत्याचारों और युद्ध की घोषणा की खबर किंगशियाओमेन तक पहुंच चुकी थी। जियान परिवार और जियांग झाओशिया के बीच संबंधों को लेकर अफवाहें भी संप्रदाय में व्यापक रूप से फैल रही थीं, जिससे सभी लोग आक्रोशित थे। कई शिष्य ये जानने के लिए प्रशिक्षण कक्ष गए कि क्या लिंगतियानमेन को जीतने के लिए कोई मिशन भेजा गया है। पिछले 2 वर्षों में लिंगटियन संप्रदाय ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने उत्तर में मार्शल आर्ट जगत को एकजुट किया है और अब वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक शक्तिशाली संप्रदाय है जो सैकड़ों वर्षों में देखने को नहीं मिला है। अतीत में राक्षसी संप्रदाय ने केवल विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाई थी और मार्शल आर्ट की दुनिया को एकजुट नहीं किया था। हालांकि इससे पहले किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य इसे एक मजाक ही मानते थे। लिंगटियन संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें लगता था कि इससे किंगशियाओ संप्रदाय को कोई खतरा नहीं है। किंगजियाओ संप्रदाय केवल मार्शल आर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमृतत्व की साधना से भी जुड़ा है। धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट संप्रदाय किंगजियाओ संप्रदाय से किस प्रकार तुलना कर सकते हैं? ऐसे विचार असामान्य नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि लिंगतियानमेन ने किंगशियाओमेन को उकसाने की हिम्मत की है, तो वे बेहद क्रोधित हुए। इस दिन अपनी गुफा में साधना कर रहे ली किंगक्यू ने युआन क्यूई की आवाज़ सुनी। संप्रदाय के प्रमुख वरिष्ठ भाई जू जिन वापस आ गए हैं। ये सुनकर ली किंगक्यू ने अपनी आंखें खोली और कहा, उसे लिंगशियाओ आंगन में ले आओ। हाँ, युआन ची के बोलते ही उसके कदमों की आहट दूर तक सुनाई देने लगी। ली किंगक्यू उठ खड़ा हुआ और गुफा के पत्थर के द्वार की ओर चल पड़ा। इस दौरान वह एक सवाल के बारे में सोच रहा था। क्यूई परिवार और लिंगटियन संप्रदाय किंगशियाओ संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत क्यों करते हैं? तो फिर हितों का टकराव क्या होता है? ची परिवार अभी भी किंगशियाओ संप्रदाय से बहुत दूर है और फिलहाल सांसारिक मामलों में उनके बीच कोई टकराव नहीं है। लिंगटियन संप्रदाय के लिए भी यही बात लागू होती है। मार्शल आर्ट की दुनिया विशाल है और ताइकुन पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने में अभी उन्हें काफी लंबा समय लगेगा। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि इसके पीछे अन्य लोग या ताकतें शामिल हो सकती हैं। बेशक एक और कारण भी है, किंगशियाओ संप्रदाय के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर करता है। किलिन उनमें से एक है, लेकिन यह निश्चित रूप से एकमात्र नहीं है। अब जब जू जिन वापस आ गया है, शायद वह उसके सवालों का जवाब दे सके। वह चलकर लिंगशियाओ आंगन तक गया, लंबी मेज पर बैठ गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद युआन क्यूई जू जिन को अस्पताल ले आया। लेकिन क्यू ने उसकी ओर सिर घुमाकर देखा और भौहें चढ़ा लीं। जू जिन ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। उसने गंदे फटे पुराने काले कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वह यात्रा से थका हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी खूंखार सी आभा भी झलक रही थी। लेकिन क्यू एक नज़र में ही समझ गया था कि उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं। क्या क्यूई परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जू जिन को नुकसान पहुंचा सकता है? जू जिन पोषण युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है और अतीत में झाओ जी और मास्टर जियांग भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। बेशक अगर मास्टर जियांग आत्मा शोधन ध्वज को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेते हैं तो जू जिन उनके सामने शक्तिहीन हो जाएगा। एक बात तो तय है, जब तक ची परिवार में कोई साधक नहीं होगा तब तक उनके लिए जू जिन को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। चलिए बैठकर बात करते हैं।
लेकिन क्यू ने पहले बात की और जू जिन मेज पर आई, उन्हें प्रणाम किया और फिर बैठ गईं। वह भी बैठा ही था कि उसके गले में चांदी की 3 सुइयां चुभो दी गईं। उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वह अचंभित रह गया। संप्रदाय के नेता से जैसी उम्मीद थी, उसके पास संप्रदाय के नेता की कायाकल्प करने वाली भूतमर सुई पर प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। युआन क्यूई जल्दी से चला गया और जब जू जिनशुन ने अपनी सांसें संभाली, तभी ली किंग क्यू ने उससे स्थिति का विवरण देने के लिए कहा। मुझे ची कबीले को ढूंढने में 3 महीने लग गए। ची कबीला विशेषज्ञों से भरा पड़ा है। मैंने उत्तरी बर्बरों के योद्धाओं को भी देखा। ची कबीला लंबे समय से उत्तरी बर्बरों के साथ मिलीभगत कर रहा है। लेकिन मुझे यह मानना पड़ेगा कि ची कबीला बहुत शक्तिशाली है। जिस शहर में ये कबीला स्थित है, वहाँ एक कुलीन सेना है। हर कोई मार्शल आर्ट में निपुण है। ये सेना अब तक देखी गई किसी भी सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। शायद अतीत की दिव्य मार्शल सेना ही उन्हें हरा सकती थी। कि परिवार सचमुच एक देवता, एक सच्चे देवता, एक प्राचीन देवता का पालन पोषण कर रहा है। वे लगभग 100 वर्षों से उस प्राचीन देवता की पूजा कर रहे हैं। मुझे उस प्राचीन देवता ने घायल किया था। वह प्राचीन देवता एक राक्षसी वृक्ष है जो हमारे 1000 आत्माओं के वृक्ष से भी बड़ा है। मैंने उसकी लताओं को कई लोगों के शवों के चारों ओर लिपटा हुआ देखा है। कि परिवार अपने रक्त और मांस से उसका पोषण कर रहा है। मुझे ये भी पता चला कि दानवी संप्रदाय और ची कबीले ने मिलीभगत की थी। जब वे सम्राट को छोटे लड़के लड़कियों को पकड़ने में मदद करते थे, तो वे अन्य लोगों को भी पकड़कर कांगजो भेज देते थे। जू जिन ने गंभीर भाव से कहा। प्राचीन देवता का जिक्र करते हुए उनकी आंखों में आशंका झलक रही थी। लेकिन क्यू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उनके बगल में तैर रहे चू जिंग ने तुरंत कहा, गुरुजी, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। जरूर क्यूई परिवार ने दानव संप्रदाय को रिश्वत दी होगी। वे झाओ जी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। झाओ जी मुझसे बहुत सावधान है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। ये कहकर उसने आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ जी अमरता के अमृत पर इतना विश्वास करता है। शायद उसे उस प्राचीन देवता के अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता था। जब भी मैंने ची परिवार को दबाने का सुझाव दिया, झाओ जी ने हमेशा इसे खारिज कर दिया। जू जिन ने लेकिन क्यू की तरफ देखा और महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वह अपनी नंगी आंखों से किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं देख सका। लेकिन क्यू ने चू जिन के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन जू जिन को पहले से ही भूतों की उपस्थिति का आभास हो गया था, जो एक अच्छी बात थी। जारी रखो, लेकिन क्यू ने मेज से चायदानी उठाते हुए धीरे से कहा। जू जिन ने गहरी सांस ली और कहा जाता है कि प्राचीन देवता लोगों को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्यूई परिवार के पूर्व मुखिया ने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी और सम्राट गाओजू को विश्व में विजय दिलाने में अद्वितीय योगदान दिया था। केवल उन्होंने ही नहीं, बल्कि 10 दिव्य सेवकों ने भी प्राचीन देवता की शक्ति प्राप्त की थी। जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वे वही 10 दिव्य सेवक हैं। उन्होंने मिलकर मुझसे मुकाबला किया और मेरे लिए उनका सामना करना मुश्किल था। हालांकि मैंने भी उन्हें काफी कष्ट पहुंचाया। मैंने ची कबीले के पैतृक घर में एक बच्चे को बचाया। उसे दिव्य बालक के नाम से जाना जाता है। ची कबीले ने 9 दिव्य बालकों का पालन पोषण किया है। ये दिव्य बालक प्राचीन देवताओं के लिए तैयार किए गए पात्र हैं। भविष्य में प्राचीन देवता उनमें प्रवेश कर सकेंगे, विश्व की यात्रा कर सकेंगे और ची कबीले को उसके महान उद्देश्य को पूरा करने में सहायता कर सकेंगे। मेरे आने से पहले किसी ने ची कबीले के पैतृक घर में भारी उपद्रव मचाया और 7 दिव्य पुत्रों की हत्या कर दी। मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है और स्वयं दिव्य पुत्र भी इस स्थिति से अनभिज्ञ हैं। ईश्वरीय सेवक, ईश्वरीय बालक। लेकिन क्योंकि इस प्राचीन देवता में रुचि बढ़ती गई, तथाकथित प्रेतवादित आत्मा का वास संभवतः शरीर पर कब्जा करने का मामला था। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या क्यूई परिवार को इस बात का डर नहीं है कि प्राचीन देवता उनके खिलाफ हो जाएंगे? जू जिन ने सिर हिलाते हुए कहा जाता है कि ची वंश ने संकट के समय प्राचीन देवता को खोजा था। प्राचीन देवता की सहायता से वे विलुप्ति के कगार से उठकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वे प्राचीन देवता में विश्वास रखते हैं और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, संप्रदाय के गुरुजी, वह प्राचीन देवता बहुत विचित्र है। पूरा वृक्ष ही भयानक दिखता है और उसकी शक्ति अथाह है। अगर मैं दूर न होता तो शायद वृक्ष के नीचे ही मर जाता। 2 मील दूर होने के बावजूद भी उसके एक पत्ते से ही मुझे गंभीर चोट लगी। ये सुनकर ली किंग क्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्राचीन देवता वास्तव में असाधारण है। हालांकि लेकिन क्यू अपने विरोधियों को कभी कम नहीं आंकता। यहाँ तक कि अगर उसे खुद क्यूई परिवार से निपटना पड़े तो भी वह पहले क्यूई परिवार के बारे में सारी जानकारी जुटा लेगा। अब उसका निशाना प्राचीन देवता बन गए हैं। कि परिवार और लिंक्डइन संप्रदाय के बीच क्या संबंध है? लेकिन क्यू ने पूछना जारी रखा। जू जिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि वे वास्तव में लिंक्डइन संप्रदाय के बहुत करीब हैं और क्यूई परिवार लिंक्डइन संप्रदाय के लोगों के प्रति बहुत विनम्र है। विनम्र? लेकिन क्यू गहरी सोच में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। आखिरकार चीजें इतनी सरल नहीं थीं। अब आप जाकर आराम कर सकते हैं। युआनची को उस दिव्य बालक को शाही आत्मा हॉल ले जाकर शिष्य के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए कहें। फिर युआनची उसे मेरे पास लेकर आए, लेकिन क्यू ने निर्देश दिया। जू जिन चौंक गया और उसने पूछा, पंत के गुरुजी, क्या आप पहले उसकी जांच नहीं करेंगे? लेकिन क्यू मुस्कुराए और बोली, तुम उसे यहाँ नहीं लाए, इससे पता चलता है कि तुम्हें उस पर भरोसा है और मुझे भी तुम पर भरोसा है। अब जब वह यहाँ है तो वह किंग शियाओ संप्रदाय का शिष्य है। ये सुनकर जू जिन बेहद भावुक हो गई और तुरंत खड़ी होकर ली किंग क्यू को प्रणाम किया। पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत मेहनत की है। अब से पहाड़ पर आराम करो और तरोताजा हो जाओ। मैं तुम्हें आध्यात्मिक खान में जाकर साधना करने की अनुमति देता हूँ, जब तक कि तुम पोषण युवान क्षेत्र के 7वें स्तर तक न पहुंच जाओ। लेकिन क्यू ने आगे कहा। जू जिन ने उत्साह से कहा, संप्रदाय के गुरुजी, संप्रदाय मेरा समर्थन कर रहा है तो यह मेरे लिए कठिनाई कैसे हो सकती है? मुझे यही करना चाहिए। ठीक है, हमारे बीच ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो कि मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। मैं चाहता हूं कि तुम और मजबूत बनो और मैं तुम्हें फिर से चोटिल होते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन क्यू की बातें सुनकर जू जिन भावुक हो गया और उसका मन हुआ कि वह घुटने टेक दे। क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं?
लेकिन क्यू ने जू जिन को घूर कर देखा, जिसने मुस्कुराकर दोबारा झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गई। किनारे की ओर तैरते हुए चू जिंग ने मन ही मन भरी, ये दुख की बात है कि मेरे गुरु एक संप्रदाय के नेता हैं। अध्याय 160, मैं अब भी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। जियांगजू, जुजुन, बैमा शहर। यह एक चहल पहल भरा शहर है जिसके बीच से एक विशाल नदी बहती है और जहाँ कई व्यापारिक जहाज आते जाते रहते हैं। कई छोटी बड़ी नदियां गलियों के नीचे से बहती हैं और अनेक पत्थर के पुल बनाती हैं जो दुनिया भर के विद्वानों और प्रतिभाशाली महिलाओं को आकर्षित करते हैं। कुछ पुलों पर चित्रकारी करती हैं, कुछ विलों के पेड़ों के किनारे कविताएं लिखती हैं और कुछ सुंदरियां अपनी खिड़कियों से बाहें लहराती हैं। उनकी हर मुस्कान और हाव भाव गलियों और पुलों पर राहगीरों का ध्यान खींच लेते हैं। ये सभी दृश्य एक भव्य चित्रकला की तरह लगते हैं। भले ही दुनिया में अराजकता फैली हुई थी, लेकिन व्हाइट हाउस सिटी चहल पहल से भरी रही और युद्ध से अप्रभावित रही। संध्या के आगमन ने कभी चहल पहल से भरे रहने वाले व्हाइट हाउस सिटी के दृश्य में एक तरह की उदासी ला दी। शहर के उत्तरी भाग में एक भव्य हवेली खड़ी है जिसके मुख्य द्वार के ऊपर लगी पट्टिका पर 3 बड़े अक्षर उकेरे गए हैं। लिंगटियन हवेली। लिंगटियन प्रांत विशाल है जो बैमा शहर के लगभग 1/4 हिस्से में फैला हुआ है। इस प्रांत में विभिन्न आकारों के कई मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान हैं जहां अनेक मार्शल आर्टिस्ट पसीना बहाते हुए अभ्यास कर रहे हैं, मानो कोई निजी सेना हो। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदानों में से एक में काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा था और अपने सामने मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे युवकों और युवतियों को देख रहा था। उसने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों में संतुष्टि और आशा झलक रही थी। रक्षक शियाओ की शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक वाकई अद्भुत है। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा से शरीर को मजबूत बनाकर ये नन्हे जीव 20 साल से भी कम समय में, नहीं 10 साल से भी कम समय में मार्शल वर्ल्ड में विचरण करने में सक्षम हो जाएंगे। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा। उसका नाम तियान जियान था जो लिंगटियन संप्रदाय का मुख्य प्रशिक्षक था, जिसके अधीन 100 प्रशिक्षक थे जो युवा शिष्यों को मार्शल आर्ट सिखाने का काम करते थे। इसी समय कमर पर चाकू बांधे एक व्यक्ति तेजी से चलकर आया। वह तियान जियान के पास पहुंचा और बोला, उम्मीद है कि कल 1 दर्जन से अधिक शिष्य आएंगे। वे हे युए गैंग के हैं। तियान जियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हे युए गैंग किस तरह का संप्रदाय है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आखिर प्रीफेक्ट टॉम, डिक और हैरी जैसे लोगों को भी क्यों स्वीकार कर रहा है? तलवारधारी व्यक्ति हंसते हुए बोला, हमने अभी हाल ही में जियांगजो मार्शल आर्ट की दुनिया पर कब्जा किया है और हमारे पास सैनिकों की कमी है। हम जितने हो सकेंगे उतने सैनिकों को भर्ती करेंगे। वैसे भी हियुए गिरोह कोई कमजोर नहीं है। हालांकि उनके पास केवल 200-300 सदस्य हैं, लेकिन उनका नेता कभी मार्शल आर्ट की दुनिया में एक शक्तिशाली हस्ती था और वास्तव में एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ है। तियान जियान ने उपहास करते हुए कहा, कौन सा प्रथम श्रेणी का गुरु? केवल वही लोग प्रथम श्रेणी के गुरु माने जा सकते हैं जो उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हों। देश में प्रवेश करना बेहद मुश्किल है। हमारे लिंगटियन संप्रदाय में भी ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए शिकायत करना बंद करो। एक बार जब हम मार्शल आर्ट की दुनिया को एकजुट कर लेंगे तो संप्रदाय प्रमुख कर्मियों का ध्यान रखेंगे। यह मत भूलो कि हमें किंग शियाओ संप्रदाय से निपटना है। किंग शियाओ संप्रदाय कितना शक्तिशाली है ये बताने की जरूरत नहीं है। चाकू लिए हुए उस आदमी ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली और बोला, लोगों को मरना ही होगा। हमारे अपने लोगों के मरने से बेहतर है कि बाहरी लोग मरें। तियान जियान ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा कि ऐसा व्यवहार बेहद निंदनीय है और इससे दुनिया के नंबर 1 संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। हालांकि चूंकि किंग शियाओ संप्रदाय अभी भी मौजूद था और लिंगतियान संप्रदाय दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय नहीं था, इसलिए उन्हें इसे बर्दाश्त करना ही पड़ा। यद्यपि वह मुख्य प्रशिक्षक हैं, उनकी शक्ति केवल लिंगटियन प्रांत तक ही सीमित है। उन्हें प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसके चेहरे पर अभी भी असंतोष देखकर तलवारधारी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वैसे जियान परिवार के विनाश की खबर फैल चुकी है। मार्शल आर्ट की दुनिया में हलचल मची हुई है और हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि किंग शियाओ संप्रदाय क्या प्रतिक्रिया देगा। लेकिन क्यू के दबंग स्वभाव को देखते हुए हो सकता है उसने पहले ही कुछ लोगों को पहाड़ से नीचे भेज दिया हो। हालांकि महल में रक्षक मौजूद हैं, फिर भी आपको सावधान रहना होगा और घुसपैठ करने वाले किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों के हाथों मारे नहीं जाना होगा। तियान जियान ने उपहास करते हुए कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया में लोग किंग क्यू की जमकर प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वह हजारों सैनिकों से लड़ सकता है। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरे विचार से झाओ जी की अक्षमता और उसके जघन्य अपराधों के कारण ही सैनिकों ने जानबूझकर ली किंग क्यू को उसे मारने दिया। चाकू लिए हुए व्यक्ति ने कंधे उचका दिए और उसका खंडन नहीं किया, क्योंकि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। कुछ और बातें करने के बाद चाकू लिए हुए आदमी मुड़ा और चला गया। लिंगटियन संप्रदाय का तेजी से विस्तार हो रहा है और हर कोई बहुत सारे कामों में व्यस्त है। उनकी दृष्टि में लिंगतियान में आक्रमणकारी नहीं थे, वे अभूतपूर्व कार्य कर रहे थे, व्यवस्था को एकजुट कर रहे थे और विश्व शांति के लिए प्रयासरत थे। इसी आदर्श ने उनके लड़ने के जज्बे को बल दिया। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, तियानजियांग ने ताली बजाई, जिससे उसके सामने बैठे सभी युवा शिष्यों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 7-9 बजे चेंगशी के लिए समय पर पहुंचें। तियानजियांग जोर से बोला, उसकी आवाज गूंज रही थी और उत्तेजित मनोदशा के कारण उसका रवैया कुछ हद तक कठोर था। हालांकि उन्होंने देखा कि युवा शिष्य हमेशा की तरह जयकारे लगाकर इधर उधर नहीं चले गए, बल्कि सभी उन्हें ध्यान से देख रहे थे। नहीं, बात उसे देखने की नहीं है। तियानजियांग ने अचेतन रूप से पीछे मुड़कर देखा और ऐसा करते समय उसकी पुतलियां फैल गईं। उनकी निगाहों का पीछा करते हुए उन्होंने हवेली के बाहरी किनारे पर स्थित ऊंची दीवारों पर कुछ आकृतियों को खड़े देखा जो उन्हें देख रही थीं, और उन आकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सभी ने एक समान नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। तियानजियांग को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवा से एक सरसराहट की आवाज आई, जिससे वह इतना चौंक गया कि सहज रूप से एक तरफ हट गया। अगला एक उड़ती हुई तलवार आई और तियानजियांग का गला चीर दिया। फिर तलवार जमीन पर पड़ी पत्थर की पटिया में धंस गई और चारों ओर खून फैल गया। कुछ क्षणों के सदमे के बाद लिंगटियन संप्रदाय के युवा शिष्य चीखते हुए चारों दिशाओं में भाग गए, क्योंकि तियानजियांग के गिरने की आवाज गूंज उठी थी। इसी क्षण जमीन में फंसी उड़ती हुई तलवार हिंसक रूप से कांप उठी और वापस उड़कर अंततः जियांग झाओशिया के हाथ में आ गिरी।
ऊंची दीवार पर खड़े व्यक्ति जियांग झाओशिया और जूनिंग के नेतृत्व में किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों के अलावा और कोई नहीं थे। लिंगटिन संप्रदाय के अधिक से अधिक योद्धाओं ने उन्हें देख लिया और जल्द ही ढोल बजने लगे, जो धीरे धीरे तेज होते गए और देखते ही देखते पूरे लिंगटिन प्रांत में तनावपूर्ण और घातक माहौल छा गया। जूनिंग ने जियांग झाओशिया की ओर देखा और पूछा, हम उसे कैसे मारेंगे? अपने पूरे परिवार के सफाई के बाद जियांग झाओशिया के दिल में उमड़ रहे गुस्से को वह समझ ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने सत्ता की बागडोर जियांग झाओशिया को सौंप दी। जियांग झाओशिया ने कहा, हम केवल लिंगटिन संप्रदाय के लोगों को मारेंगे। जो लोग संप्रदाय में समाहित हो गए हैं उन्हें बख्शा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पहले कौन बोलता है। अगर कोई बहुत धीरे बोलता है तो वह मौत का पात्र है। अब से दुनिया का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट लिंगटिन संप्रदाय में प्रवेश करने की हिम्मत न करे। इतना कहते ही वह हवा में उछला और जंगली हंस की तरह हवेली की ओर उड़ गया। जूनिंग हैरान रह गया, इतनी गहरी नफरत के बावजूद जियांग झाओशिया का जानलेवा इरादा पहले से कमजोर क्यों था? अतीत में खून खराबे की दुश्मनी न होने पर भी जियांग झाओशिया मिशन को अंजाम देते समय कभी दया नहीं दिखाता था। बिना सोचे समझे वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। इस लिंगटिन प्रांत को नष्ट करने के बाद वे अन्य लिंगटिन प्रांतों की ओर बढ़ेंगे। उनका मिशन 9 प्रांतों में फैले सभी लिंगटिन प्रांतों का सफाया करना है। अल्पविराम। पत्तियों से छनकर आती धूप जंगल की जमीन पर पड़ रही थी। एक युवक एक विशाल पेड़ के सामने मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसके मुक्के लगातार पेड़ के तने पर पड़ रहे थे, जिससे वह लहूलुहान और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वह जियांग झाओशिया का छोटा भाई जियांग नियान है। अब 23 साल का हो चुका जियांग नियान दिखने में कुछ हद तक जियांग झाओशिया जैसा ही है, बस उसका शरीर थोड़ा पतला है। जैसे जैसे वह हर मुक्का मारता गया, उसके दुश्मनों के चेहरे उसके दिमाग में कौंधते गए। लिंगटिन संप्रदाय के वे घमंडी, हंसते हुए चेहरे जिन्हें देखकर उसका दिल मानो फटने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसे जियांग झाओशिया द्वारा पहले किए गए उसके उपहास की याद आती थी तो उसे पूरी दुनिया से नफरत हो जाती थी। अभूतपूर्व नफरत ने उसे और मजबूत बनने की तीव्र इच्छा को और भी बल दिया। अपने परिवार के नरसंहार से पहले वह मार्शल आर्ट से नफरत करता था और सोचता था कि पढ़ाई करके अधिकारी बनना ही सही रास्ता है। लेकिन जब उसके परिवार का नरसंहार हुआ तो सरकार कहाँ थी? अब उसे सिर्फ अपनी मुट्ठियों पर ही भरोसा है। इस तरह से आप मजबूत नहीं बनेंगे, आप बस खुद को ही अपमानित कर रहे हैं। बगल से एक आवाज आई और जियांग नियान ने सिर घुमाकर देखा। उसने लगभग 10 साल के एक लड़के को आते हुए देखा। हालांकि लड़का छोटा था, लेकिन उसमें अपनी उम्र से कहीं अधिक संयम और गंभीरता झलकती थी। जियांग नियान ने युआनली को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या पता है? मेरा नाम युआनली है। तुम्हारी तरह मेरा परिवार भी खत्म हो गया, सिर्फ मैं और मेरा भाई ही बचे हैं, युआनली ने पास आते हुए कहा। वह 10 कदम दूर रुक गया और शांत भाव से जियांग नियान को देखने लगा। ये सुनकर जियांग नियान स्तब्ध रह गई। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे अपनी नफरत छोड़ने के लिए मनाना चाहते हो? तुम्हारे जैसा बनने के लिए? तुम अभी जवान हो, तुम्हें नफरत के बारे में कितना याद है? मैं अलग हूँ, मैंने अभी अभी इसे झेला है। क्या तुम जानते हो कि अपनी माँ को तलवार से सीने में छेद होते देखना, अपने पिता का हाथ कटते देखना और उन्हें जमीन पर चीखते देखना कैसा लगता है? जैसे जैसे वह बोलता गया उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसकी आवाज़ आंसुओं से कांपने लगी। युआनली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि यह कैसा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा भाई पहाड़ से नीचे उतर चुका है और शायद तुम्हारे दुश्मनों से लड़ रहा है। और तुम यहाँ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि 10,000 बार पेड़ पर मुक्का मारने से तुम्हें बदला मिल जाएगा? जियांग नियान का गला रुंध गया। उसने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ नया हूँ, मैं उन्नत मार्शल आर्ट कैसे सीख सकता हूँ? शिष्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करो और परिश्रम के द्वारा मन को शांत करो। एक बार मन शांत हो जाए तो तुम स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट सीख पाओगे। हालांकि किंग शियाओ संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली चीज मार्शल आर्ट नहीं बल्कि अमरता प्राप्त करने की विधि है, युआनली ने गंभीरता से कहा। अमरता प्राप्त करने की विधि क्या है? जियांग नियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले सुना था कि किंग शियाओ संप्रदाय अमरता प्राप्त करने का स्थान है, लेकिन वह हमेशा इसे बकवास समझता था। युआनली ने आगे कहा, चाचा गुरु जियांग के साथ आपके संबंध को देखते हुए आप भविष्य में साधना के तरीके अवश्य सीख पाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी वर्तमान मानसिकता बनाए रखते हैं तो साधना के तरीके सीखने का क्या लाभ होगा? यदि आप बदला लेने जाते हैं तो किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा आपको प्रशिक्षित करने का क्या अर्थ है? यदि आप बाहर मर जाते हैं तो क्या आपके द्वारा प्राप्त साधना संसाधन व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आप न केवल अपने संसाधनों को बल्कि अन्य शिष्यों के संसाधनों को भी व्यर्थ कर रहे हैं? संसाधनों की बर्बादी। जियांग नियान ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कथन सुना था। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि युआनली के शब्दों को लेकर वह उत्सुक था। किंग शियाओ पर्वत पर कई अनाथ और कई शिष्य हैं जो गहरी नफरत से ग्रस्त हैं। मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि बदला लेना स्वाभाविक है, लेकिन जीवित लोगों को केवल यही नहीं करना चाहिए। युआनली के शब्दों ने जियांग नियान को छू लिया। उसने सुना था कि किंग शियाओ संप्रदाय अक्सर अनाथों को गोद लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाता था और झाओ जी के शासनकाल के दौरान वे अनाथ शायद उससे कम दुखी नहीं रहे होंगे। युआनली ने आगे कहा, अपने भाई पर भरोसा रखो, वह बहुत सक्षम है और तुम्हारा बदला जरूर लेगा। तुम्हें अपने दिल में नफरत भरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसका अनुकरण करना है और जियांग वंश का पुनर्निर्माण करना है। मुझे लगता है कि जब जियांग वंश फिर से समृद्ध होगा तो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे कुलवासी बहुत प्रसन्न होंगे। जियांग वंश का पुनर्निर्माण करें। जैसे ही एक हल्की हवा उसकी ओर बही, जियांग नियान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जिससे उसे अचानक ज्ञानोदय का एहसास हुआ। युआनली मुड़ा और चला गया। वह संयोगवश वहां से गुजर रहा था, इसलिए उसने जियांग नियान को कुछ सलाह दी। वह उस व्यक्ति पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका जिसकी पृष्ठभूमि और अनुभव उसके अपने जैसे ही थे। जियांग नियान ने युआनली की ओर देखकर पूछा, और तुम इतनी कम उम्र में इतने गहन सत्य को समझ चुके हो? भविष्य के लिए तुम्हारे क्या लक्ष्य हैं? युआनली वहीं रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा।
उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं अमृतत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं किंगशियाओ संप्रदाय की रक्षा करना चाहता हूँ और मैं अपने गुरु का सबसे बड़ा गौरव बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। ये कहकर युआन ली एक बार फिर एक कदम पीछे हट गया। जैसे जैसे जियांग नियान उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखती रही, वह उसके लहजे में आक्रोश और दृढ़ संकल्प की गहरी भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकी।